अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हमारे गेस्ट हैं फैज़ान रावत, जो कि ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस चेयरमैन हैं। तो कैसे हैं आप फैज़ान? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ान, थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आपकी स्टडीज़ वगैरह क्या रहीं और अभी आप क्या कर रहे हैं? नाम तो आपको पता ही है, मेरा फैज़ान रावत है। जी। ठीक है। और मेरी स्टडीज़ ये रही कि मैं BSIT किया, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब रही मेरी 2001 से 2006 तक मैं गवर्नमेंट जॉब करता रहा। और फिर बाद में बिजनेस में रहा और पिज़्ज़ा पॉइंट ओन करता हूँ कराची में, और 2010 से मैं ये इसको रन कर रहा हूँ। ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वाइस चेयरमैन हूँ, जनरल सेल टैक्स कमेटी का। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जगह आपने देखा होगा, कारोबारी एक्टिविटीज़ रहीं। अभी एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर ली है, सही। 2 महीने हुए हैं। तो आप क्या पिज़्ज़ा पॉइंट के भी चेयरमैन, पिज़्ज़ा पॉइंट भी आप पिज़्ज़ा ओन पॉइंट मैं ओन करता हूँ। पिज़्ज़ा पॉइंट भी आप ओन करते जी जी, हैं? मैं तो आबाद का भी मेंबर हूँ, और मैं एक मेरी कंस्ट्रक्शन का काम भी है। सही। तो पिज़्ज़ा पॉइंट में क्या, मैं आपको क्या मुश्किलात आई कोविड के अंदर? हमने देखा कि काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी बंद हुए और एक बिज़नेस को चलाना सबसे मुश्किल काम हो गया था। और एक रेस्टोरेंट की बात की जाए तो रेस्टोरेंट में स्टाफ वगैरह वो सारी चीज़ें चलाना, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कोविड में पाकिस्तान ने अच्छा रिस्पांस दिया। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन इससे अच्छा भी और भी रिस्पांस हो सकता था। दुनिया भर में आपने देखा होगा खाने पीने की चीज़ें बंद नहीं हुई, उन्होंने लोगों को चलने दिया। इधर जो है वो खाने पीने के रेस्टोरेंट जो है ना वो बंद कर दिए गए। तो अब वो पाकिस्तान का एक वन लाइनर इशू है शुरू से आज तक 75 साल हो गए कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। सही। तो आपको समझाना पड़ता है लोगों को कि जाके कि यार ये जो आप काम कर रहे हो, इसमें ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा। तो बड़ी कोशिश रही, शोर शराबा भी काफ़ी किया। तो सिंध गवर्नमेंट से जाके बात की तो उन्होंने कहा जी NCOC का इशू है। फेडरल गवर्नमेंट से बात की, उन्होंने मिलना ही पसंद नहीं किया। तो वहाँ पर जनरल आसिफ महमूद गुराया साहब NCOC को देख रहे थे, तो उनसे जाके हमने बात की और हमने कुछ दलाइल रखे कि जैसे आप कराची से जो भी फ़्लाइट लेते हैं वो कम से कम 2 घंटे की है, और उसकी जो लाइन वाइन होती है वो भी 1 आध घंटा लग जाता है। तो 3 घंटे में हमारी जो कांटेक्ट होता है एक दूसरे पर्सन से, वो ज़्यादा होता है। मतलब उस जहाज़ में 200, 250, 300, 400, 500 लोग सफ़र कर रहे होते हैं, और 6 इंच का हमारे पास बराबर वाले पे गैप होता है, और वो हमसे हमारे साथ बैठा होता है, और वो 2 ढाई घंटे तक हम उसका जो है ना इनहेल भी कर रहे होते हैं। वो खांस रहा है तो भी जहाज़ के अंदर है, सारी चीज़ें ये वो। सेकंड थिंग इज़ दैट कि इंडस्ट्रीज़ खुली हुई थी, तो इंडस्ट्रीज़ में 5,000 आदमी, 2,000 आदमी, 500 आदमी जितना भी काम करता है, उनका वॉशरूम तो एक दो ही है ना, उनके सही। खाने की टेबल भी एक दो ही हैं। तो जब वहाँ पर अलाउ किया गया है तो रेस्टोरेंट्स को क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा? तो उनकी बात समझ में आई। मैंने कहा टेक अवे डिलीवरी का क्या इशू है भाई? टेक अवे डिलीवरी तो एक बंदा मंगवा रहा है, उसमें तो बंद ही नहीं होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ दैट कि डाइन इन के अंदर भी दो इशूज़ हैं, एक डाइन इन, एक डाइन आउट है। जो डाइन आउट है उसमें क्या इशू है आपको? आप डाइन इन पे आ जाएं। डाइन इन के अंदर एक आदमी दूसरे आदमी से कम अज़ कम भी, आप लोग खाना खाने जाते हैं तो भाई कोनी वोनी किसी को ना लगे, तो थोड़ा दूर दूर हट के बैठते हैं। तो हमने उनको समझाया कि देखो यार, ये इस उनकी समझ में ही बात आई कि भाई ये ठीक कह रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा, डिमांड की कि भाई आप वैक्सीनेशन, अपने स्टाफ को वैक्सीनेट करा दें, लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं। तो हमने उनको मशवरा दिया कि आप सिम्स बंद करें। ये उस वक्त भी हमने नहीं मशवरा दिया था, लिख के मशवरा दिया कि आप सिम्स ब्लॉक करना शुरू कर दें, आप शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करें। आपके पास डाटा है नादरा से वो ट्रस्ट में, अगर कोई आदमी अपनी चीज़ें पूरी नहीं देता, ना उसका फ़्लाइट पे ट्रैवल करने दें, ना उसको इंटरसिटी ट्रैवल करने दें, ना उसको कोई और फैसिलिटीज़ दें। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप क्या कर सकते हैं? हमने कहा जी आप बताएं, हुक्म करें। तो कराची में हमें मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि आप एक वैक्सीनेशन सेंटर बना दें, एकरा के लिए। एक ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लिए। मैंने कहा जी ठीक है, मैं बनाता हूँ। उन्होंने कहा कितने दिन में बनाएंगे? तो मैंने कहा मैं 3 दिन में बना दूंगा। कह रहे नहीं यार, मजाक तो नहीं करें। मैंने कहा आप यकीन करें, मैं 3 से 4 दिन में आपको वैक्सीनेशन सेंटर देता हूँ, वर्ल्ड क्लास दूंगा इंशाल्लाह। उन्होंने पहले मुझे एक जगह दिखाई, वो मुझे समझ में नहीं आई, उनको भी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने मुझे ये जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क है, ये मुझे उन्होंने दे दिया। इसके अंदर जगह थी, तो उसको मैंने सिर्फ उसको डेकोरेट करना था, चाहे चीज़ें सेट करनी थी, स्टाफ बिठाना था। मैंने शायद रसूल साहब से बात की और उनका स्टाफ बिठाया वहाँ पर एक फुल, क्योंकि देखें ये डॉक्टरी मामला जो इंजेक्शन और दूसरी चीज़ें, इसमें तो हमें टेक्निकलिटी चाहिए थी ना। बाकी हमने उसको अपने तौर पे देखा, कि उसको और कितना अच्छा से अच्छा बना जी जी, सकते हैं। हमने उसको ड्राइव थ्रू भी बनाया, हमने उसको वॉक इन भी बनाया, हमने उसको ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया कि जहाँ पर लोग आके अपना आराम से इजी हो सके। बल्कि हमने फूड कॉर्नर्स भी बना दिए थे उधर, कि चलो कोई आता है, बैठता है, थक जाता है, या कोई और इशू होता है, एमरजेंसी भी बनाई हमने कि खुदा ना खास्ता किसी को इंजेक्शन लगे तो वो ना हो। आप मेरे पेज पे चले जाइएगा,
फैज़ान रावत पे, तो वहाँ जब जाएंगे तो नीचे वीडियो मौजूद है। देखिए, आप मेरी तारीफ़ कर देंगे, हो सकता है आप मेरे जानने वाले हों, मुर्तज़ा साहब कर देंगे, हो सकता है वो मैं उनकी पार्टी से हूँ, और भी लोग तारीफ़ कर देंगे। लेकिन जब आपको बाहर से अप्रिसिएशन मिलती है ना, तो आप फिर आपका कद बड़ा हो जाता है। तो डॉक्टर माहीपाला जो उस वक्त साउथ एशियन रीजन को हेड कर रहे थे, वो पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर, जो कुछ वैक्सीनेशन सेंटर में गए, तो उनमें से एक मेरा वैक्सीनेशन सेंटर था, और उन्होंने आके बोला कि आपने दूसरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट की है आप लोगों ने, ये वैक्सीनेशन सेंटर बना के, वो अवेलेबल है, उनकी वॉइस भी अवेलेबल है उसके अंदर। इसके अलावा उन्होंने मुझे कहा कि आपको कोई माली मदद चाहिए तो मैं वो भी देता हूँ। मैंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप वैक्सीन प्रोवाइड करते रहे। तो उस वक्त मैंने डिमांड की थी फाइज़र की, स्पुतनिक की, एक दो वैक्सीन और थी, एक इंग्लैंड की थी, वो मैंने डिमांड की कि आप मुझे ये सब चीज़ें पूरी दें। इंशाल्लाह 6 महीने मैंने वो चलाया, बल्कि हमने चलाया, ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, और बड़ा बेहतरीन चलाया। और उसके बाद हमारे रेस्टोरेंट खुल गए थे उससे पहले ही। तो फूड पांडा पे ऊपर आप काफ़ी बात करते रहते हैं कि फूड पांडा एक ईस्ट इंडिया कंपनी है और फूड पांडा पाकिस्तान को नोच खा रही है, तो इस पे आप थोड़ा सा डिटेल बताना चाहें। देखिए, आप एक रेस्टोरेंट खोलें और मैं उसमें बोलूँ यार मैं आपको सर्विसेज दूंगा, और उसमें सर्विसेज ये होंगी कि मैं आपको ऑर्डर ड्रॉप करूँगा और 5% लूँगा, तो हो सकता है आप मुझे दे दें काम। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट खोलें और मैं बोलूँ यार मैं 20 से 25% का आपका पार्टनर दूंगा, तो आप का रेस्टोरेंट चलेगा? मतलब 100 रुपये के ऑर्डर पे 25 से 30 रुपये, 35 रुपये फूड पांडा कमीशन ले रहा है। और इस कराची से, पूरे पाकिस्तान से, वो 6 से 8 अरब रुपए मंथली बना रहा है, साल के 100 अरब रुपए बना रहा है। बहुत अच्छी बात है, बना के पाकिस्तान से बाहर पैसे भेज रहा है। और एक और चीज़ आप देखें, चले ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बाहर से कंपनी जाए, यहाँ पर काम करें, पैसे बना लेके भी जाए, कोई इशू नहीं, लेकिन हमारे पैसे तो नहीं लेके जाए ना। मतलब इतना तो हम भी नहीं कमाते हैं, 10-12% का गेम होता है पूरे रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट वाले से पूछें, किसी भी रेस्टोरेंट पर जाके खड़े और बोले फूड पांडा फ़ायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है, कोई एक आध बंदा मिलेगा आपको भी बोलेगा फ़ायदा दे रहा है। बेसिकली मजबूरी बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी है, 5% पे ये आए थे, 35% तक चार्ज कर रहे हैं। अब आप ये चीज़ देखें कि जब इतना बड़ा मार्जिन ये लोग चार्ज कर रहे हैं, तो एक भी रेस्टोरेंट इनका नहीं है, एक भी चीज़ें इनकी नहीं है। उसके बाद ये इतना सारा काम कर रहे हैं। उसके बाद अब आ जाए राइडर्स पे, इनके पास 16,000 या 20,000 राइडर रजिस्टर्ड है कराची से। अच्छा, जो राइडर रजिस्टर्ड है, आप कोई ऑर्डर करते हैं उस पर लिखा होता है 150 रुपये डिलीवरी चार्जेस, ठीक है जी, ये है। अच्छा 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस, 160 रुपये, 120 से लेके 200 की नॉर्मली है। राइडर को वो क्या देते हैं, 60-70 रुपये। और अगर स्टैकिंग हो जाए, स्टैकिंग इज दिस कि अगर वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कर लें तो 50-50 रुपये ऑर्डर के, तो 3 ऑर्डर के उसूलन उसको 600 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उसको मिलता है क्या, 150 रुपये। और उसमें काम कौन लोग कर रहे हैं, आपके और मेरे भाई, मतलब ग्रेजुएट किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, बाइक चला रहे हैं, कोई और काम नहीं है। तो वो राइडर से भी पैसे कमा रहे हैं और रेस्टोरेंट से भी कमा रहे हैं। पाकिस्तानी कंपनी काम कर सकती थी, लेकिन इनके जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में केसेस हैं, एक दो कंपनी यहाँ पर आई काम करने के लिए, उनको बैशिंग करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए इन्होंने हर रेस्टोरेंट के पास जाके उसका रीबेट सिस्टम दे दिया। यही तो मैंने बता रहा हूँ ना, लालच देते हैं। मतलब आपको 25% 30% दे रहे हैं, उसमें से बोला 3% वापस कर दूंगा अगर आप मेरे साथ ये एग्रीमेंट कर लो कि आप किसी और के साथ काम नहीं करोगे। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट, बल्कि तमाम रेस्टोरेंट ने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिए, तो जो कंपनी आने वाली हैं उनका काम ही खत्म हो गया। फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन केस लेके गई, सुल्तान चावला साहब लेके गए, और उसमें वकास अजीम और ये शौकत सुल्तान साहब, ये लोग केसेस लड़ रहे हैं। वो केस भी तकरीबन ये हार चुके हैं। अब बाकी अब ये लोग नहीं करते हैं ये जो इस तरह का एग्रीमेंट है, लेकिन अब हमें दूसरी कंपनीज को इनवाइट करना पड़ेगा यहाँ काम करने के लिए, और वो काम करें, पाकिस्तानी कंपनीज काम करें या बाहर से आके काम करें। एकरा अपनी एप्लीकेशन क्यों नहीं बना देती? एकरा अपनी एप्लीकेशन बना दे। ये देखिए, ये भी एक माफिया है हमारे पाकिस्तान में ना, हर चीज़ का एक माफिया है। ये तो हम पानी कहते का रहते हैं, माफिया है, नशों का माफिया है, एक और हर चीज़ का अलग अलग एक सिस्टम में एक माफिया है। यहाँ पे कचरे से लेके हर चीज़ एक चीज माफिया तक है। का माफिया है। तो ये इस वक्त डिलीवरी ऐप का और फूड ऐप का माफिया है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट चैनल्स को, देखिए फूड पांडा के अगेंस्ट कोई भी नहीं बोलेगा, डिफरेंट चैनल्स को इन्होंने सब ऐड देते हैं, सारी चीज़ देते हैं, कोई अखबार नहीं बोलेगा। जबकि मैं जनवन बातें बता रहा हूँ। इवन ये कि क्रिमिनल एक्टिविटी भी कर चुके हैं। ये जाके उन्होंने बदर में एक रेस्टोरेंट खोला, उसमें ब्लास्ट हो गया। उससे पहले वो गैस वाला बता रहा है कि भाई यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा, लोग मर जाएंगे। उनका आदमी फ़ोन पे बोल रहा है, वो रिकॉर्डिंग मेरा मौजूद है कि वो फ़ोन पे उनका आदमी बोल रहा है कि यार मरते हैं तो देख लेंगे। तो ये सब क्या है? ये फूड पांडा का जब मर जाएंगे फिर देखेंगे। तो उसमें मरे 3 लोग मरे ना, इधर ही बदर में जो ब्लास्ट हुआ, जो बदर था, जामी था, इधर ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मरे। उनमें से एक पिज़्ज़ा पॉइंट का आदमी था। 10 लाख रुपए उसको दिए इन्होंने चुप कराने के लिए। तो मुझे कहने लगे आपके कहने पे 10 लाख रुपए दिए तो हैं। मैंने कहा यार वो तुम अपना कोई आदमी मेरे से 11 लाख रुपए ले लो, कोई मारोगे अपना आदमी? तो ये सब जान के बदले पैसे देना, ये तो मतलब कोई ये में नहीं, जवाब ठीक है, एक हादसा हो गया, आप एडमिट तो करें हादसे को,
आप एडमिट ही नहीं कर रहे, गलती एडमिट करें, पैसों का मसला गलती ही नहीं है। एडमिट करें, दूसरा चीज़ें एडमिट करें, इस तरह के हादसे होते रहते हैं, चीज़ें दुनिया आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उसको सदेबाप तो हो। आप 35% ले रहे हैं, आप उसको आप किस तरीके से 35% ले सकते हैं यार? मतलब 1,000 रुपए के ऑर्डर में 350 रुपये इनके हैं, हम्म। और आप चलो राइडर से जो पैसे ले रहे हो उसके नाम पे, राइडर के नाम पे स्पेसिफिक 150 रुपये आप चार्ज कर रहे हो, 50 रुपये दे रहे हो, तो ये तो गलत कर रहे हो, जाती कर रहे हो उसके साथ। इस वक्त रेस्टोरेंट्स चलाने में भी एक इशू है कि सब्जियां महंगी हैं, गोश्त महंगा हो रहा है, चिकन रोज़ाना महंगा हो रहा है, और उसके बाद भी आप 35% उनको दे रहे हैं, तो 35% उसमें चार्ज क्या कर रहे हैं, निकालेंगे? नहीं 35% चार्ज अपने घर क्या लेके जाएगा? बात ये है कि प्रॉफिट रेस्टोरेंट बंद रेशियो हो में से जाएंगे। भी नहीं, या ऑर्डर वैल्यू में से? मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। जो भी फूड पांडा से काम कर रहा है आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा। जो भी रेस्टोरेंट फूड पांडा से काम कर रहा है वो आज नहीं तो कल बंद होगा, तो क्योंकि बेसिकली ये कमीशन होना चाहिए। छोटे रेस्टोरेंट को आप 10% कर दें, बड़े रेस्टोरेंट को आप 15% कर दें। नहीं तो इसका सोल्यूशन है, अगर अपनी एप्लीकेशन बना के Solution क्यों नहीं ये कर है सकती? कि ऐप आई थी ना, देखें एक ऐप बनी थी फूड पापा, उसको चलने नहीं दिया गया, उसके लोगों को, उसकी पूरी टीम को खरीद लिया गया। वो बना रहे थे, पूरी ऐप बना चुके थे, उनकी पूरी टीम अपने पास ले ली इन्होंने। तो ये तो माफिया का काम है ना। वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे थे, भाई आपके पास ही 4-5 आदमी काम कर रहे हैं, फर्ज करो आप सबको 50-50 हज़ार रुपये देते हो, मैं 1-1 लाख में उठा लेता हूँ, तो आप किधर खड़े हो? आप तो चलने से पहले ही गिर गए ना। तो ये पूरा स्टडी करते हैं मार्केट को, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। जैसे ही आप कोई ऐसा काम करोगे, ऐसी एक्टिविटी करोगे जिससे इनके लिए कंपटीशन पैदा होगा, वो आपको वहीं रोक देंगे। मैकडोनल्ड्स पे आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी लाइक मैकडोनल्ड्स का रिसेंट वाकया हुआ कि वहाँ पे एक बंदा आया सहरी के टाइम, उसको सहरी कर रहा था स्टाफ, उसको सहरी नहीं मिली तो उसने वहाँ पे फायरिंग करके मैनेजर को ज़ख्मी कर दिया। अच्छा, ये मुझे पता चला है अभी थोड़ी देर पहले, आपसे भी पता चला और भी पता चला। अच्छा, इसमें देखें ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है ना, उनके स्टडी करें कि वहाँ पर गार्ड से चीज़ें थी, क्या हुआ, क्या मसला है। इस तरह की एक्टिविटी तो बाहर भी होती रहती है, आपको पता है कि नफसियाती लोग हैं, वो आया उसने फायरिंग कर दी है, वो ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, इसको तो हम कंडेम करते हैं, लेकिन ये एक है इंडिविजुअल एक्ट। वो हम जो बात कर रहे थे पहले उसमें वो एक इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, हाँ, वो एक इज्तिमाई नुकसान हो रहा है और उसको रोकना हमारा ज़रूरी है। बाकी ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, इसको पकड़ें और सज़ेबाब करें, भाई इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी तो नेक्स्ट सेकंड बंदा, एक रेस्टोरेंट पे हुआ तो बाकी भी हो सकता है कि ऑर्डर नहीं मिल रहा, किसी ऑर्डर में भी गलती है, कोई लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं। इस तरह की चीज़ होती रहती है। लेकिन ये कि जब इसको कंडेम किया जाता है और पकड़ा जाता है तो फिर ये चीज़ें रुक जाती हैं, इमीडिएटली रुक जाती हैं। अच्छा, आपने बोला कि फूड पांडा 35% ले रहा है, लेकिन रेस्टोरेंट्स जो कि कोल्ड ड्रिंक और पानी पे डबल ट्रिपल चार्ज करते हैं और उसके ऊपर जीएसटी अलग से चार्ज करते हैं, जिसके ऊपर पहले ही जीएसटी चार्ज हो चुकी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? असल में रेस्टोरेंट जो है सर्विसेज दे रहे हो, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट जीएसटी छोड़ देते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंटों ने मिनरल वाटर की बोतल के वही रेट रखे हुए हैं जिस पे वो मिल रही है, क्योंकि वो सोचते हैं यार पानी पे नहीं कमाएंगे, लेकिन ड्रिंक्स पे रखते हैं। अच्छा, वो सर्विसेज दे रहे हैं, बेसिकली वो ड्रिंक लेते हैं और वो आप उनके रेस्टोरेंट में बैठ के ले रहे हैं ना, उनके रेस्टोरेंट में बैठ के पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो उसके अपने अखराजात हैं। जैसे फ़र्ज़ करें मैं और आप चले जाते हैं मैकडोनल्ड या किसी भी रेस्टोरेंट चले जाते हैं, नाम नहीं लेते किसी रेस्टोरेंट का पर्टिकुलर, तो किसी भी जगह चले जाते हैं, हम उसका एसी यूज़ कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, उसका वेटर यूज़ कर रहे हैं, उसकी टेबल चेयर यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर उसने अपने रेट्स डिफाइन किए हुए होते हैं कि यार मेरे पास आप बैठे हुए हैं तो मैं आपको ग्लास में डाल के दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो मैं ही सर्विस चार्ज ले रहा हूँ, तो वो एक ठीक है, वो लेते हैं, वो मुझे अंदाज़ा है। ग्लास में डाल के देना तो चले समझ आ जाता है कि वो आपको सर्विस प्रोवाइड करें, लेकिन अगर आप टेक अवे का वो ऑर्डर उनसे लेके जाते हैं, उनसे डिलीवर भी करवाते हैं, तो वो सेम रेट ही चार्ज करते हैं, तो एकरा इसके लिए क्या कर सकता है? अच्छा देखिए, ये रेस्टोरेंट में ना आपको पता है कि यही चीज़ें जो बेच के अपना कमाई कर सकते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं, हमारी मीटिंग में भी बात होती है, हम बोलते हैं नॉमिनल रखें, ख़ास तौर पे पानी को टच नहीं करें, ड्रिंक्स को टच ना करें, मतलब ड्रिंक्स में इतना ज़्यादा मार्जिन ना रखें कि पब्लिक ये बोले कि यार बाहर से इतने किए, अंदर से इतने किए, कोशिश करते हैं। लेकिन ये कि रेस्टोरेंट्स का अपना भी एक क्राइटेरिया होता है, उसी हिसाब से काम कर रहे होते हैं वो लोग। तो आप भी कराची वाले, हम भी कराची वाले हैं, हाँ। तो ये बताएंगे डकैती के कुछ वाक़यात आपके साथ भी क्या में हो सकता है क्या में, क्योंकि कराची में आजकल डकैत किसी को नहीं छोड़ रहे, गरीब से लेके अमीर तक को लूट रहे। एक काम करना, पूरी कराची में निकल जाना कैमरा मेरा लेके ना, हाँ। कोई एक आदमी मुझे दिखा देना जिसके साथ ये वाकया ना हुआ। मोबाइल भी छीना होगा, नहीं तो एटीएम के पास से पैसे छिन गए होंगे, नहीं तो उसकी आंखों ने ये वाकया खुद देखा होगा किसी के साथ होता हुआ, तो इसका मतलब है सबके साथ हो चुका, किसी के साथ 2 दफ़ा भी हो चुका, किसी के साथ 3 दफ़ा भी हो चुका। हम तो ऐसा कोई जानते जिनके साथ 10 बार भी हो चुका है। अब ये रोकेगा कैसे? देखो, मैं कई दफ़ा कई वीडियोज़ में एक बात बार बार बोल रहा हूँ कि भाई ये कौम पे अल्लाह रहम करे और इस कौम को हिदायत दे। ये अल्लाह से नहीं डर रही है, ये कैमरे की आंख से ज़रूर डरती है। अब वो आपने देखा वो चोर डकैत आते हैं टोपी पहन के, हेलमेट पहन के, अपना मुंह छुपा के, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कैमरे से डर रहे हैं।
तो कैमरे कल्चर को आम करें अपने प्रेमिसेस में, अपने रेस्टोरेंट में, अपने कारोबार पे, अपनी दुकानों के बाहर, अपनी गलियों में, अपने घरों के बाहर कैमरा कल्चर को आम कर दें। और कैमरे भी अच्छे लगाएं, आज सस्ते कैमरे, आजकल नाइट विजन कैमरे इतने लगाएं कि नंबर प्लेट भी साफ नजर आए, चेहरा भी साफ नजर आए। एक तो ये खौफ पैदा करें उनके अंदर। दूसरी चीज़ ये कि उन तमाम लोगों को लाइसेंस वेपन इशू किया जाए जो समझदार लोग हैं, 25 साल से ऊपर हैं। अब इसकी समझदार कैसे आप नापेंगे? भाई 25 साल से ऊपर होना चाहिए, टैक्स पे ही होना चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए, और इस माशरे में जो उसका सिस्टम चाहिए होता है कि भाई ये कारोबारी है, नहीं है, एनटीएन है, बैंक स्टेटमेंट है, जो भी चीज़ें। तो आईजी साहब से रिक्वेस्ट है कि उन लोगों को कम से कम लाइसेंस इशू करें। अब वो दूर से देख रहे होंगे कि यार 6 आदमी खड़े हुए हैं और 6 में से 2 के बाद तो वेपन हो ही सकता है, तो ये डरपोक लोग होते हैं। सबसे ज़्यादा डरपोक लोग ये स्नैचर तो ये होते हैं, ये इनको पता चल जाए आपका वेपन है, ये आपके करीब नहीं आएंगे। मैं देखता हूँ कैसे करीब आते हैं आपके। आप लाइसेंस वेपन इशू तो करें, और उस लाइसेंस वेपन को हम लोग उन लोगों को दें जो इसकी ट्रेनिंग भी ली हुई है, और उन्होंने 25 साल से ऊपर भी हो, टैक्स पेयर हो, तो कम से कम हम ये एक कल्चर आम कर देंगे। थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो SHO जिसके इलाके में मुतवातर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसको हटाएं, बल्कि उसकी पोस्टिंग पे आगे बैन लगाएं कि भाई आगे भी तुम्हारी पोस्टिंग नहीं होगी। अगर तुम्हारे इलाके में 4, 6, 8 मुतवातिर दिनों से कार्रवाई हो जाती है तो तुम कर क्या रहे हो? ठीक है, 1-2 में मान लेता हूँ, एक नेग्लिजेंस है, उनके पास लोग नहीं है, नफरी नहीं है, मोबाइल का मसला है, पेट्रोल का मसला है, मोबाइलिंग का मसला है, ये भी एक इशू है, इस पर बात करते हैं भी आगे जाके। लेकिन SHO शुड बी रिस्पॉन्सिबल। फिर उसके बाद अब आगे आ जाएं कि SSP साहब को इन चीज़ों को देखना चाहिए। एक बात मैं और बोलूँगा कि आप इन सबको जब पकड़ते हैं ना, तो इनकी 4-4, 6-6, 8-8 मुकदमात पहले से होते हैं, तो ई टैगिंग क्यों नहीं करते इनकी ई टैगिंग करें जिस तरह दुनिया में होता है। इनको छोड़ा क्यों जाता है? अरे छोड़ा 8-10 केसेस है एक बंदे के ऊपर डकैती की, उसको पता है कि इसको इस बार भी छोड़ेंगे तो उसने जाके डकैती करनी है। देखिए वो तो हमारा एक निज़ाम है ना, अदालती निज़ाम, उसके अंदर तो जो मुद्दई है, जब वो मुद्दई नहीं पहुंचता तो वो छूट जाते हैं फिर, ठीक है ना। इस पर हम आगे आते हैं, लेकिन इसको हम ई टैगिंग कर सकते हैं कि जो लोग हमको पता है कि यार ये रेगुलर क्रिमिनल्स हैं, उनकी एक तो डेली हाजिरियाँ लगवाएं थानों के अंदर, कि उनका पता हो कि कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। फिर ई टैगिंग सिस्टम लगाएं, उनको पहनाएं, बैंड पहनाएं ई टैगिंग की। बोलो जिधर तुमने काटा, जिधर उतारा, जिधर ये स्टैटिक हुआ, उधर तेरे पीछे हम बेचते हैं मोबाइल, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर भी इनके पास होना चाहिए, उसके 3 रेफरेंस ले लें। मतलब जिस तरह बैंक में होता है ना, गाड़ी देते हुए 2-3 रेफरेंस ले लेते हैं, तो वो जो चोर डकैत छूट गया ना जमानत पे, उसको वो एक तो डेली हाजिरी का सिस्टम बनाए कि थाने आके वो थंब इम्प्रेशन लगाए, ठीक है, मशीन, बायोमेट्रिक मशीन पे थंब इम्प्रेशन लगाए, डेली बेसिस पे आए, भाई उसको सजा देना सही से। दूसरी चीज़ ये कि उसको ई टैगिंग सिस्टम लगाएं, उसके बैंड पहनाएं, और जहाँ बैंड स्टैटिक हो वहीं पर जो है ना उसको ढूंढना शुरू कर दें, और उससे 2-3 रेफरेंस ले लें अपने मोहल्ले की। बोलो भाई बात सुनो, अपने ऐसे 2-3 बंदे दो मुझे जो तुम्हारे गारंटी ले सकें, वो ज़िंदगी में दूसरी दफ़ा कार्रवाई नहीं करेगा। तो ये 80% कार्रवाइयाँ तो यहाँ रुक जाएंगी। देखिए गवर्नर साहब ने एक बात बोली कि 4 दिन मुझे दे दें और मैं ठीक कर देता हूँ कराची को। हम तो कहते हैं 4 दिन, देखें नहीं, वो 4 दिन तो गलत बात कह रहे हैं आप। मेरे जैसे आदमी को भी एक महीना दे देंगे ना, तो अगर ये मेरे नाम से घबराए नहीं चोर डकैत, तो मैं भी यहीं बैठा हूँ। तो इनको अगर कोई सही तरीके से आप होम मिनिस्ट्री दे दें, फिर देखें क्या होता है। आप होता क्या है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि होम मिनिस्टर काम नहीं कर रहा, लेकिन होम मिनिस्टर को जो काम करना चाहिए, जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी चाहिए, वो होनी चाहिए। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं। हमारे पास तो एक ये भी है ना कि जितने हमारे मिनिस्टर्स बने होते हैं, वो अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसके रिलेटेड उनको मिनिस्ट्रीज ही नहीं मिली जाती। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, मैंने तो पहले आपको बताया, जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आपने मुझे 2-4 चीज़ें पूछी, मैंने कहा पाकिस्तान का एक ही मसला है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, लिटरेसी रेट, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान पीछे क्यों है, पाकिस्तान नई जिद्दत नहीं अपना रहा। अब वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाय वाला, वो खुद बोलता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, चाय वाला हूँ। उसकी आप स्पीच चेक करें, वो बात क्या करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, टेक, मतलब वो जिद्दत की बात करता है। सैटेलाइट भेज रहा है दुनिया में, और हमारे वज़ीर आज़म साहब लाइन में आटे के देने की लाइन में मरवा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है। आ जाते आम लाइसेंस के ऊपर। पहले क्या आपने कहा कि 25 साल होनी चाहिए और टैक्स वगैरह चेक होना चाहिए, उसकी सारी चीज़ें। बाकी सूबों में, बलूचिस्तान में 18 साल की उम्र में लाइसेंस मिल जाता है, पेशावर में, KPK में 21 साल में, और इसी तरह क्या है में पंजाब का भी 21-22 साल ही है। तो कराची में 20-21 साल में क्यों नहीं लाइसेंस मिल सकता? अब वहाँ पे डकैतियाँ क्यों नहीं होती, वहाँ पे चोरियाँ क्यों नहीं होती? उनको पता है कि हर दूसरे बंदे के पास असला है। अच्छा, हमें इस चीज़ों से बचना पड़ेगा, थोड़ी बात समझिएगा। वहाँ पर तो होती नहीं है ये, इसीलिए मैंने पॉइंट उठाया ना कि बाकी सूबों बाकी शहरों में आपसे ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वहाँ डकैतियाँ नहीं होती हैं। आपसे ज़्यादा पैसे का मतलब ये है कि भाई वहाँ पर लोगों की आबादी के हिसाब से अच्छे खासे सिस्टम है उनका।
अच्छा, अब यहाँ पर जो एक चीज़ है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि दुनिया में जब ये वेपन आर्म किया जाता है ना, तो उसके इसके इसके बाउंस बैक भी आता है, एक नुकसानात भी होते हैं। तो पहले 25 साल, फिर भले 21 साल को दे दें, तो एक फ्रस्ट्रेशन है मार्केट के अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन है सब जगह के अंदर। तो मैं नहीं चाहता कि वो 21 साल वाले आदमी को, 22 साल वाले आदमी को, मैं कम से कम नहीं, अगर 25 हम साल। लोग ये देखेंगे क्या में लड़ाई फसाद ज़्यादा मच जाएंगे, सारी चीज़ हो जाएंगी, तो गैर कानूनी असला तो पाकिस्तान में आम है, दर्रा आम है, आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी असला 10,000 रुपये के अंदर मिल सकता है। तो वो चीज़ तो मैटर ही नहीं करती कि आपके पास लाइसेंस है या लाइसेंस नहीं है, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना है तो। देखें, जो गैर कानूनी असला है वो इस तरह आम लेके नहीं फिर सकता, लेकिन जब लाइसेंस मिल जाएगा तो वो आम फिरेगा लेके। बात समझिएगा मेरी, आम लेके नहीं फिरेगा। मतलब एक आदमी को पता है मेरे पास गैर कानूनी असला है, तो उसको छुपा के यूज़ करेगा, ठीक है। और जब लाइसेंस वेपन होगा उसको खुलेआम यूज़ करेगा। तो खुलेआम यूज़ ना करे, या खुलेआम उसको एक रिस्ट्रिक्शन हो, तो 25 ईयर्स मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है कि वो 25 ईयर्स में थोड़ा सा एक मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ, जब हमारी कौम शऊरी तौर पे पूरी मैच्योर हो जाए तो 18 वाले को भी दे दे, कोई इशू नहीं है। अभी हमारे यहाँ एक मैच्योरिटी का इशू है थोड़ा सा, एक हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन लेवल है, एक हमारे यहाँ लड़ाई झगड़े का भी इशू है, एक जज्बाती लोग भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए हमें सब करना पड़ेगा। कराची बाकी शहरों से पीछे क्यों है इतना? कराची में देखा जाए तो हर जगह पे कचरे के अंबार लगे हुए हैं, लाइट के यहाँ पे मसले हैं, गैस के यहाँ पे मसले हैं, पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट कराची करके देता है और कराची सबसे पीछे है। देखें, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे पहले तो इस शहर को पूरा गिनना चाहिए, ताकि उसी हिसाब से बजट्स और तमाम चीज़ें मैटर करें। देखें, आपने कचरे की बात की, एक दिन में एक आदमी, हमने स्टडी की थी जब हम 2010 में काम कर रहे थे, 9 में, बल्कि 2008-9 में मुस्तफ़ा कमाल साहब एक काम कर रहे थे वो कचरे को उठाने का और उस तरह का। तो हमने एक स्टडी कराई थी, देखी, तो एक आदमी आधा पाव कचरा पैदा करता है सारे दिन में। अभी क्या कुछ थ्योरी ये बोलती है कि 400 से 500 ग्राम एक आदमी कचरा पैदा करता है सारे दिन में, तो 500 ग्राम हो गया। 500 ग्राम को मल्टीप्लाई होना चाहिए 3.5 करोड़ से, ठीक है। हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको 1.5 करोड़ से, क्योंकि हम लोग 1.5 करोड़ गिने गए। तो अब उसकी जो उठाने का जो तरीकाकार है वो भी पूरा नहीं है ना, मतलब उसी हिसाब से मशीनरी नहीं है। फ़र्ज़ करें मुझे 10 डंपर चाहिए, मुझे तो 5 मिल रहे हैं। मुझे एक एक्सीवेटर चाहिए उठाने के लिए, मुझे 2 चाहिए तो मुझे 1 मिल रहा है। इसी तरह मुझे लेबर चाहिए, लेबर मुझे चाहिए 1 लाख, मुझे मिल रही है 50,000। तो वो आबादी के हिसाब से हमें उसको तयन करना पड़ेगा। सबसे पहला हमारा मसला ये है कि हम उसको आबादी को अच्छी तरह काउंट कर लें। अच्छा, अच्छी तरह काउंट कर लें और रिहायशी पते पे काउंट करें। हर वो आदमी जो कराची में शिफ्ट हो गया, कराची में रह रहा है, उसकी रिहाइश कराची में है, उसके बच्चे कराची में है, उसका काम कराची से है, हम उसको कराची ऐड मानते हैं। वो कोई भी ज़बान बोलता हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। भाई है हमारा, पाकिस्तान से आ गया, कहीं से भी आया। लेकिन अब क्या है कि उसको गिनना हमें हमारे साथ गिने उसको। जब हमारे साथ 50, 60, 70 लाख लोग, ये जो लोग हैं, ये गिनेंगे ना, तो इससे क्या होगा, हमें नफरी भी पूरी मिलेगी। 50-60 नहीं है, 50-70 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। अगर आप कराची की इस वक्त अगर प्रॉपर सेंसस कर लिया जाए तो 4 से 5 करोड़, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो 1 करोड़ लोग कम गिने गए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ आपको 170 गिना गया ना। हाँ। तो वो जो 1 करोड़ लोग आपके नहीं गिने गए, या 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ लोग नहीं गिने गए, उनको आप प्रॉपर काउंट कर लें, उसको फ़ायदा क्या होगा? आपको नफरी पूरी मिलेगी, आपको वाटर बोर्ड का जो निज़ाम है उसी हिसाब से मिलेगा, आपको पानी उस हिसाब से मिलेगा, आपको बजटिंग उस हिसाब से होगी, आपकी रोड्स की डेवलपमेंट उस हिसाब से होगी। तो जो सबसे असल इशू है वो है हमें पूरा गिन लें। जब हमें पूरा गिन लेंगे तो डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से होगी। सेकंड थिंग इज़ दैट, वही वाली बात, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मेरे घर की हिफाजत मैं कर सकता हूँ, मेरे घर की हिफाजत पेशावर से आने वाला नहीं कर सकता, मेरे घर की हिफाजत कोई सिंध से आने वाला नहीं कर सकता, मेरे घर की हिफाजत कोई बलोचिस्तान से आने वाला नहीं कर सकता। कराची वाले की हिफाजत, कराची वालों की हिफाजत कराची वाला ही कर सकता है। आपको कराची के लोगों को ही इदारों में लेना पड़ेगा, कराची के लोगों को ही तमाम इदारों में रखना पड़ेगा, कराची के लोगों को ही नुमाइंदगी देनी पड़ेगी, कराची के लोगों से ही काम लेना पड़ेगा, तो कराची ठीक हो जाएगा। आप ज़िद में रहेंगे कि कराची को कुछ देना ही नहीं है, तो फिर और ख़राबी पैदा होगी, कुछ भी नहीं होने वाला। पूरे पाकिस्तान में एक ही शहर है जिधर माइग्रेशन होती है, पूरे पाकिस्तान से आप लोड इस शहर पर डाल रहे हो, उसका आपको नुकसान होगा। मेरे हिसाब से ऐसे 8-10 शहर होने चाहिए जहाँ से देखो अब आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें तो वहाँ पर दो शहर ऐसे डेवलप होने चाहिए, इंटरनेशनली डेवलप होने चाहिए कि वहाँ से लोग इधर माइग्रेट ना करें, बल्कि वो रोज़गार के लिए वहाँ जाएँ। रोज़गार के लिए लोग आते हैं ना कराची, किसी को शौक थोड़ी अपने घरों को छोड़ने का, बेसिकली रोज़गार के लिए आते हैं। इसी तरह पंजाब एक बड़ा बेल्ट है, उधर कम से कम 4 शहर ऐसे होने चाहिए कराची जैसे कि वो इंटरनेशनली डेवलप हों और वहाँ से वो रोज़गार के लिए उन्हीं सूबों में, अपने सूबों में रहें, ठीक है। इसी तरह सिंध के अंदर कम से कम 2 शहर ऐसे होने चाहिए, एक हमारे कराची पे, एक सखर
को ऐसा डेवलप होना चाहिए कि तमाम लोगों का लोड वो उठा सकें। इसी तरह बलूचिस्तान में 2 शहर ऐसे होने चाहिए, एक कोयटा है, गवादर बन रहा है, जो भी है, तो इसको ऐसा डेवलप होना चाहिए कि हमारे जो शहरों का लोड है ना वो डिवाइड हो सके। सारा पूरे पाकिस्तान का लोड कराची के ऊपर है और कराची वालों को आप अहमियत नहीं दे रहे। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कराची में रोड नहीं है, कराची में रक्शों के कंटेनर उतर रहे हैं, कराची में मास ट्रांजिट नहीं है, कराची में पानी साफ़ नहीं है, कराची में निकासी साफ़ नहीं है, कराची का कचरा नहीं उठ रहा है, कराची के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कराची में अच्छे स्कूल नहीं है, कराची के सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा है, कराची में अब्बासी के अंदर पीट्स का वार्ड बंद है। तो ये सब कराची में हो रहा है। और कराची कौन है? कराची वो है जो 6,000 अरब रुपए में से 4,500 अरब 4,500 अरब रुपए जमा करके देता है। ये शहर 8,500 अरब रुपए भी जमा करके देगा। कब से कब देगा? ये डबल हो जाएगा। ये कब जमा करके देगा? जब आप इसको इसके हुकूक भी पूरे देंगे, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा, इसमें इंडस्ट्रीज लगेंगी, आएंगी। देखिए मेरी बात समझे, मैं आज ये बोलूँ कि यार मेरे घर में की छत गिरने वाली है, आप रुकेंगे मेरे घर में? कभी नहीं। बिल्कुल। अब सुने, हर ऐरा गैरा नत्थू गैरा टीवी के ऊपर बैठ के बोलता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। उसको इतनी पावर किसने दी? उसको तो स्टॉप करना चाहिए भाई ये बातें करने के लिए। इमरान खान साहब से लेके और जितने भी ये टटपूंजी हैं, ये टीवी पे आके बैठ के बोलते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। अबे हु आर यू यार? तुम हो कौन पाकिस्तान की बात करते? तुम अपनी औकात देखो यार। तो इनके बोलने की कितने वजह से लोग चले गए। 130 अरब डॉलर देने के पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अबे भाई रेकोडेक के मालिक हैं हम। 2,000 अरब से ऊपर का जो है वो हमारा रेकोडेक वर्थ बनती है, क्योंकि उस वक्त गोल्ड का रेट चेंज था। आज गोल्ड का रेट 4 टाइम्स है। पहले 500 अरब डॉलर की वो हुई थी, आज 2,000 अरब डॉलर से ऊपर का हमारा वो है रिजर्व गोल्ड के। उस वक्त वो ओंस चल रहा था 1,000 रुपये ओंस, अभी था 1900 रुपये ओंस है। डबल तो रेट डॉलर का ही है। दूसरी चीज आप ये देखिए, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली क्यों नहीं सेल आउट करते? उनको प्रॉपर्ली क्यों नहीं एक्सट्रैक्ट करते? नहीं, हम निकालेंगे ना, सेल आउट क्यों करेंगे भाई? नहीं, एक्सट्रैक्ट करके उसको सेल ही करेंगे ना। एक्सट्रैक्ट करके सेल करेंगे ना, तो उस वो डायरेक्टली माइन सेल कर देते हैं। वो कौन करेगा? जब हम इस चक्रों से निकलेंगे ना। इन 1956 फिरोज खान नून वाज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यार तुम अजीब बात कर, 9 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, 7वां प्राइम मिनिस्टर आ गया। अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद कोई और आदमी आके बैठ जाए, मेरा तो फ्लो ही टूट जाएगा। वो जो पहले मैं बात कर रहा हूँ तो गिर जाएगा। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है। पूरे 5-5 साल दें, जो आ रहा है उसको पूरे 5 साल दें, उसको अगले को भी पूरे 5 साल दें, सारा काम करने दें। देखिए इसके खराबियों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं ना। अब वो रिकॉर्डिंग मेरे मुल्क को तुम बोलते हो 130 अरब डॉलर डिफॉल्ट हो जाएगा। अबे तुमको पता ही नहीं है मेरा मुल्क क्या है। मेरा मुल्क 60% दुनिया से रोड से कनेक्टेड है। मतलब कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो रोड से इतना कनेक्टेड हो। अच्छा, फिर जो मेरे खत्ते को देख लो, मेरे पास 25 करोड़ आबादी है, इंडिया के पास 1.25 अरब 1.5 अरब आबादी है, 2-2.5 अरब चाइना बैठा हुआ है, इसी तरह 20 करोड़ जो है वो बांग्लादेश बैठा। तो दुनिया की 2/3 आबादी मेरे इर्द गिर्द घूम रही है भाई। और फिर मेरे पास तो 24 आवर्स का 24/7 और पूरा 12 महीने का समंदर मौजूद है। मेरे पास 4 पोर्ट है, पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट, तो पसनी का पोर्ट और तो गवादर का पोर्ट। आपने पसनी का पोर्ट तो सुना ही नहीं होगा। एशिया का थर्ड है भाई। हर जगह देखें, हम दुनिया से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हैं, थ्रू सी भी कनेक्टेड है, थ्रू रोड्स भी कनेक्टेड है। तो हमारे लिए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। हमारे पास तो दुनिया का सबसे बड़ा कोल का जखायर है। आपको पता है 1 रुपये यूनिट पड़ेगी बिजली अगर कोल का जखायर सही से यूज़ कर लिए। एक हमें यूज़ करना चाहिए अपने थर्मल, लेकिन हमें यूज़ करना चाहिए अपना विंड एनर्जी। लेकिन हम लोग इस पर भी देखना चाहें तो हमारे यहाँ जो प्लांट्स लगाए गए कोल के, वो बगैर इन्वेस्टिगेशन के लगाए गए, और वो जो हमारा कोल है उसको यूज़ करने के लिए लगाए गए थे। लेकिन आज हम कोल इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो क्वालिटी सेम क्वालिटी नहीं है जिसके लिए वो प्लांट लगाए गए थे। देखिए ये तो थोड़े स्टडी का इनको ये तो टेक्निकल लोग बताएंगे कि वहाँ क्या स्टडी है। लेकिन कोल, ये बात तो दुनिया जानती है कि कोल के ज़खायर जो है ना हमारे पास सबसे ज़्यादा है, और उससे बिजली इस वक्त पैदा हो रही है। इस वक्त उससे बिजली पैदा हो रही है और नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो इसका मतलब हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह हमारा पानी तो अपना है ना, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। जो डैम्स हैं, जो डैम्स तो हम डिफरेंट डैम्स पे काम कर सकते हैं। चलो डिफरेंट डैम्स पे ना करें तो हम उससे एनर्जी तो क्रिएट कर सकते हैं। जितनी जगहों से पानी गुजरता हुआ आ रहा है इसको भी हमने ज़ाया किया हुआ है। फिर विंड एनर्जी है, डिफरेंट एनर्जीज है। पाकिस्तान का एक मसला एनर्जी भी है। एनर्जी के लिए हम इम्पोर्ट करते हैं। हमने ऑयल इम्पोर्ट किया और उसके पैसे लगे, क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा, पैसे लगेंगे। इस तरह गैस इंपोर्ट हो रही है। 1997 में मैंने मैट्रिक किया था, उसकी मेरी किताबों में लिखा हुआ था कि 500 साल की गैस है। तो 500 साल की गैस किधर है? ये तो वहाँ से जहाँ से निकल रही है उन लोगों को नहीं दे रहे। इसकी माइनिंग प्रॉपर नहीं हुई है। इसी तरह हमारे जो हालात अभी दुनिया के होने जा रहे हैं, दुनिया के जो एक बेल्ट बन रहा है, दुनिया एक करवट ले रही है। दुनिया हर 25-30 साल बाद एक करवट लेती है। आप स्टडी कीजिएगा, दुनिया हर 25-30 साल बाद करवट लेती है। बिल्कुल नहीं, करवट लेती है। एक पावर गेम चेंज होता है। करवट में रिसेशन होता है, रिसेशन में पावर चेंज, पावर गेम चेंज होता है। पावर गेम कभी किसी के हाथ में पावर रहती है, कभी किसी के हाथ में पावर रहती है। पिछले
कोई 50-60 साल से अमेरिका किसी हद तक पावर गेन कर रहा है और अभी 40-30 साल से ज़्यादा पावर गेन कर रहा है, लेकिन अभी रशिया दोबारा डेवलप हो रहा है, अब अपना चाइना दोबारा डेवलप हो रहा है। तो हमारे साथ जिसका बॉर्डर लगता है वो ईरान। ईरान में जो क्रूड ऑयल के ज़खायर हैं वो बहुत अच्छे हैं, हम उनसे गैस पाइपलाइन ले सकते हैं, हम उनसे ये क्रूड ऑयल की पाइपलाइन ले सकते हैं जो बिक चुकी है ऑलरेडी, लेकिन ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन, ड्यू टू डिफरेंट चीज़ हो गई, हम उनसे नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं। पाकिस्तान देखिए दुनिया में उस जगह मौजूद है जहाँ पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बहुत ख़तरनाक हालात में है। पाकिस्तान आप ऐसे समझें कि एक शख्स है पाकिस्तान, उसको चारों तरफ से लोगों ने नोचा हुआ है, किसी ने गिरबान पकड़ा हुआ है, किसी ने आस्तीन पकड़ी हुई है। ये कौन लोग हैं? ये पार्टीज़ हैं, डिफरेंट पार्टीज़ हैं, किसी ने आस्तीन, किसी ने वो। 2 इदारे हमारे मुल्क के ऐसे रह गए थे जिन पे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, एक हमारी जुडिशरी, एक फ़ौज। इमरान खान साहब ने फ़ौज के लिए नौजवानों के रगों में वो जहर घोला है, उनका आपकी सोच है। देखिए अगर इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता है पीछे बैठ के। मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट भी करता था, मैं इमरान खान साहब को अच्छा भी समझता था, लेकिन देखिए 14 सीटें उनको कराची से मिली। अच्छा हम उनको ज़ाती तनकीद नहीं करना चाहते, उनको 14 सीटें कराची से मिली, कराची नहीं आए, बिजनेसमैन से बात नहीं की। मौजूद है सिराज कासिम तेली साहब की वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। 1100 अरब का प्रोजेक्ट अनाउंस करा, 1100 अरब नहीं दिए, उसके बाद मास ट्रांजिट का बोला नहीं दिया, डिसैलिनेशन प्लांट का बोला नहीं दिया, मेगा प्रोजेक्ट से बोला नहीं दिया, तो कराची वाले वोट भी नहीं देंगे उनको, और उन्होंने नहीं दिया है। आप देखें बल्दियात में जो इनका इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट है। आपके जो 14 आदमी यहाँ पर थे उनमें से उनमें से काफ़ी लोग तो गैर मकामी हैं, और दूसरी एक और चीज़, सारे डिफेंस के उस तरफ रह रहे हैं। देखिए पुल के उस तरफ कराची, देखिए डिफेंस कराची नहीं है, डिफेंस ज़रूर पाकिस्तान चलाता होगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, लेकिन डिफेंस कराची नहीं है। कराची की एक अलग डायनामिक्स है, कराची पुल के उस तरफ की सोच कुछ और है, पुल के इस तरफ की सोच कुछ और है, ठीक है। आप ये देखें कि हमारे पास इतने सारे मसाइल हैं। खान साहब आए 3.5 साल मिले, चलो तालीमी निज़ाम ये कर देते, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया जिन ममालिक ने तरक्की की 3 चीज़ों में कभी काम नहीं किया। एक एजुकेशन में कभी धंधा नहीं किया, एक हेल्थ में कभी उनका बिजनेस नहीं है, हेल्थ बिजनेस नहीं है, एजुकेशन बिजनेस नहीं है, पॉलिटिक्स बिजनेस नहीं है। पाकिस्तान में अफसोस के साथ तीनों चीज़ें बिजनेस है। आप 10 मैं आपको यहाँ बैठे बैठे 10 कोर्सेज गिनवा दूंगा कि फेडरल बोर्ड तो सिंध बोर्ड तो फलाना बोर्ड तो आखानी बोर्ड तो ये बोर्ड तो वो बोर्ड तो फलाना बोर्ड में स्कूल के नाम नहीं लेना चाहता। एक अच्छे स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल जो है उसकी 25-30 हज़ार रुपये बच्चे की फीस है, वो भाई गरीब आदमी कहाँ से देगा? इसका मतलब कि गरीब आदमी पढ़ना नहीं चाहे, अब पढ़े नहीं वो। भाई देखें ये मुल्क अगर पढ़ेगा नहीं, लिटरेसी रेट नहीं बढ़ेगा, तो आप सरकारी स्कूलों का हालात हमारे सामने। आपने जब बांग्लादेश अलग किया उस वक्त आपकी हमारी 20-25% जो है लिटरेसी रेट था, आपका लिटरेसी रेट डिफरेंट होता है। आप साइन करने वाले को भी लिटरेसी रेट पे काउंट करते हो, वो काउंट नहीं कर रहे। आज उनका 75% लिटरेसी रेट है, आज इंडिया का 75% लिटरेसी रेट है। ठीक है इंडिया में गुर्बत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है। आज इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म अगर कोई उससे सवाल करे ना पाकिस्तान के लिए, तो वो कहता है यार वो आपस में खुद ही लड़के मर जाएंगे, हमें उनसे बात नहीं। वो भाई इतना आपके ऊपर इतनी ये हमारे लिए एक मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस की बात है, बेइज्जती है मेरी कि मुझे वो अगला ये बोल रहा है कि मैं आपको काउंटर ही नहीं करता हूँ। क्यों? बोला तुम तो आपस में लड़के मर जाओगे। तो जुडिशरी के अंदर भी एक दराड़ आ गई, आर्मी के अंदर भी इन्होंने लोगों के दिलों में एक वो डाल दिया, कैंसर का इलाज करते करते इन्होंने लोगों के रगों में कैंसर डाल दिया आर्मी के खिलाफ। तो ये सब चीज़ें तो नहीं चलेंगी ना। खान साहब अपनी जगह देखें, खान साहब आउट हो गए थे, आउट होने के बाद क्या एम्पायर के सर पे बल्ला मार देंगे? क्या गलत आउट दे दिया, चलो मैंने आपकी बात को आगे बढ़ा दिया, आप बोल रहे हैं मुझे गलत आउट दिया, ठीक है गलत आउट दिया, तो बल्ला उठा के एम्पायर के सर पे मार दोगे क्या? सही बात है। तो फिर तो आप खेल ही नहीं सकते ना आगे। आप तो सर पे बल्ला मार रहे हो एम्पायर के, ये तो नहीं हो सकता ना। आप बैठे अगले को खेलने दें यार, आपके लिए तो अच्छा हुआ। जो अभी आप देख रहे होंगे सिचुएशन, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, एक कुबड़े को लात पड़ी सीधा हो गया। अगर इमरान खान साहब भी बैठे होते तो भाई इतनी महंगाई होनी थी, आप वोट देते इमरान खान साहब को? खान साहब जब ये हटे ना, उससे पहले हम तमाम बिजनेसमैन सोच रहे थे कि या अल्लाह इसको ये यहाँ से हटे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई थी। ये तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने, मैं बोलता हूँ, अपने सामने खामखी गले में घंटी बांधी है। इनको चाहिए था इलेक्शन करा देते, खान साहब का सफाया हो जाना था, क्योंकि उस वक्त खान साहब बिल्कुल उतर चुके थे, पॉपुलैरिटी खत्म हुई थी। ये तो कुबड़े को लात पड़ी सीधा हो गया। ये तो ऐसा है कि ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया इसके साथ। लेकिन आप इलेक्शंस में क्यों इश्यूज कर रहे हैं? पीडीएम ने इलेक्शन करा लेना, कराची का इलेक्शन क्यों नहीं कराया इन्होंने? खान साहब ने कराची के इलेक्शन में, मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा था, तो इनकी जमात जाके खड़ी हो गई। हम तो पीडीएम तो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही थी, न पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, हम तो आज़ाद उम्मीदवार के से खड़े हुए थे। आज़ाद उम्मीदवार से तुम्हें इतना खौफ है कि तुम पिटीशन लगा दोगे, और पिटीशन भी बड़ी मजाक की लगाई है। मतलब पहले शेड्यूल आया, शेड्यूल लिया, शेड्यूल में वही नहीं लोगों ने जमा कराया, टिकट जमा कराया, सारी चीज़ें की। 16 मार्च को इलेक्शन होना था, भाई तुम जीत जाते 18 मार्च को कौमी असेंबली में पहुंच जाते, ठीक है। आप बोल रहे हो जी हमने इस्तीफा ही नहीं दिया। अबे पूरी कौम को पता तुमने इस्तीफा दिया,
पूरी दुनिया को पता इस्तीफा दिया है, बार बार रोड पे चिल्लाते थे हमने इस्तीफा दिया, कबूल करो कबूल करो कबूल करो। अरे भाई तुम आओ ना, हमसे मुकाबला कर लेते ना आज़ाद उम्मीदवारों से, तुम भाग गए मुकाबले से, तुम जाके रोए, पहले तुम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने बोला भाई ये नहीं हो सकता। उसके बाद आपने 23 तारीख की डेट दी, उनका नहीं इलेक्शन हो जाएंगे अब तक, तो फिर दोबारा चीफ जस्टिस के बाद चले गए सिंध हाई कोर्ट, वहाँ रोना धोना मचाया, 7 तारीख को पिटीशन लगाई, मैं खुद उस पिटीशन में इंटरवीनर हूँ। उसके अंदर आपने प्ली ये रखी कि यार दूसरे कोर्टों ने, हाई कोर्ट ने नहीं दिया तो आप भी इलेक्शन रोक दें। एक तरफ आप बोलो इलेक्शन कराओ, एक तरफ बोला इलेक्शन रोको। यार आपकी मर्जी की सियासत थोड़ी चलेगी, आप जो चाहोगे वो चलेगा, ये थोड़ी हो सकता है यार। आप देखिए सियासत में मैं क्यों आया ये पूछ रहे हैं ना। हाँ देखिए सियासत में मैं क्यों आया, देखिए मैं बिजनेस करता हूँ, ये पता है आपको। हमारे घर में हलकों में सब जगह बात होती है, दोस्त यार जितने भी हैं जो मुझे पुराना जानते हैं, और मैं बिजनेस पॉलिटिक्स में काफ़ी अर्से से हूँ, आप देख ही रहे हैं। जब भी काम करने जाता हूँ, काम करके वापस घर आ जाते हैं कि काम हो गया हमारा। देखिए पाकिस्तान है तो हमें, पाकिस्तान है तो मैं बिल्डर हूँ, पाकिस्तान है तो मैं पिज़्ज़ा पॉइंट का मालिक हूँ, पाकिस्तान है तो मैं कराची चैम्बर का वाइस चेयरमैन हूँ ना, पाकिस्तान है तो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ना और कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन का। आज पाकिस्तान मुश्किल में, आप ये देखें पिछले 1 साल में, 8 महीने में, 7 महीने में या 4-5 महीने में आपके पैसे कहाँ खड़े हुए। आप फर्ज करें आपके पास में, आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए थे, मल्टीपल ऑफ 3 लो हो गया, उसकी इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त 50,000 रुपये हो सकता है, वो भी ना हो, 40,000 तो कहीं नहीं, 40,000 भी 40,000 है। जो हमारे पैसे कितने डाउन हो गए, 60% डिवैल्यूएशन हो गई। मैं समझता हूँ आधे पैसे हो गए। तो मेरे घर वाले भी हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, तो मेरी बीवी भी है, सब है, हर चीज़ है। उन्होंने बोला जी हम पाकिस्तान में क्यों रहे, हम कनाडा चले जाते हैं, फलाना कनाडा चला गया, फलाना अमेरिका चला गया, फलाना यूके चला गया। तो भाई देखो हम पेट्रोटेक पाकिस्तानी हैं, हमने इस मुल्क में ही काम किया है, मैं खुद गवर्नमेंट अफसर रहा हूँ, 2001 से 2006 तक मेरी सर्विसेज रही हैं। उसके बाद मैंने इसी मुल्क से कमाया है, इसी से मैंने पैसे कमाए, ग्रास रूटर हूँ, इन्हीं बसों में सफ़र किया है, 4J 4K में घूमता था मैं, बाइक पे घूमता था मैं। आज मैं पाकिस्तान को अगर ये देखते हुए छोड़ दूँ कि इसके हालात मुश्किल हैं, फिर मेरे दोस्त ये बोले यार बोलता भी अच्छा था, सब कुछ था, समझता भी था, हर चीज़ इसको पता थी, लेकिन जब इसको सियासत का मौका मिला तो ये कंबल ओढ़ के सो गया कि मेरा सियासत से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं इस वजह से सियासत में आया हूँ कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ, काम कर सकूँ। अब मुझे एक बात बताया ना, मैं बार रिपीट कर चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्या है। देखो भाई मेरे वालिद साहब का पाकिस्तान में इंतकाल हुआ, मैं नॉर्थ कराची में रहता था, सेक्टर 9 की मस्जिद में मेरे वालिद साहब का जनाजा हुआ, 4-5 हज़ार लोगों ने जमात जनाजा पड़ा, कब्रिस्तान तक 2-2.5 हज़ार लोग मेरे साथ कब्रिस्तान गए, मैंने वालिद साहब को दफन कर दिया। कुल्ल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में मर जाता हूँ, मेरे बच्चे को 4 आदमी नहीं मिलेंगे दफनाने के लिए मुझे। मेरे भाई इसलिए पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ और पाकिस्तान में ही मरना चाहता हूँ। और हमने लड़ने का फैसला किया है, हमने हालात से लड़ने का फैसला किया है, हमने माफिया से लड़ने का फैसला किया है, हमने स्ट्रीट क्राइम से लड़ने का फैसला किया है। मैंने सियासत में आके तमाम उन माफिया से लड़ने का फैसला किया है जो पाकिस्तान को डिरेल कर रही हैं। पाकिस्तान पीछे क्यों, आपने एक सवाल किया था ना, पाकिस्तान पीछे बहुत सारी चीज़ें, उनमें एक वजह ये भी है कि हमारे जो अच्छे लोग हैं वो सियासत में आना पसंद नहीं करते। हमारे लोग तालीम हासिल इस वक्त नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग टैग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हमारे लोग ये वो काम है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है जो हमारी दस्तरस से बाहर हैं। जैसे मैं सेक्टेरियन इश्यूज़ पे बात करूँगा, अगर ये सेक्टेरियन इश्यूज़ ना हो तो हमारा मुल्क और तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान में ये बैशिंग ना हो एक दूसरे की, सियासी जमातें एक दूसरे की गिरबान ना पकड़े, गालियाँ ना दें, तो हम तरक्की कर सकते हैं। जो जीत गया उसको काम करने दें। हमारे साथ ये होता है कि जो जीत जाता है ना उसको वेरी नेक्स्ट डे जो ओपोनेंट होता है वो गिराने की कोशिश करता है कि ये गिरे मैं मरूं, मैं आऊं। हर आदमी ये बोल रहा है पाकिस्तान की तरक्की चाहता हूं, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी उस पर काम नहीं कर रहा। देखो पाकिस्तान की तरक्की क्या है, देखो आपके स्टूडियो का बजट है 10 लाख रुपए, आप कमाते 5 लाख रुपए हो, तो एक ना एक दिन ये बंद हो जाएगा। सही है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान का उसूल भी यही है कि हम पैसे कम कमा रहे हैं और हमें पैसे ज़्यादा कमाने हैं। अब कैसे कमा सकते हैं, हमारे 25-30 लाख लोग बाहर हैं, जिस रेमिटेंस पे हम आज तक चौड़े होते हैं कि जी 2-2.5 अरब डॉलर आता है और हमारे लोग बाहर हैं। तो भाई स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू आज भी दुनिया लोग मांगती है, तो 30-35 लाख लोग हम भेज देते हैं बाहर, 24 करोड़ वो है ना। अब ये भी मैं काउंटर करूंगा खान साहब को, उन्होंने बोला जी हम बाहर से लोग आएंगे काम करने के लिए। यार बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं अपने बच्चे को सुबह बोलूँगा तो मैं सुबह मर्सिडीज़ दूंगा और मैं उसको मर्सिडीज़ की डमी कार दे दूँ। मैं इतना बड़ा ख्वाब क्यों दिखाऊं कि 200 अरब डॉलर आएंगे, 100 अरब डॉलर दे देगी, 100 अरब डॉलर दे देगी और 100 अरब डॉलर मुंह पे मारेगी दुनिया के। ये इन्हीं के लोगों ने बोला है ना। तो ये फजूल बातें यार। आप सच बोलो, आप कौम के साथ सच बोलो। कौम अब किसी को माफ़ नहीं करने वाली, कौम झूठे को माफ़ नहीं करेगी। खान साहब पे ये इल्ज़ाम है, वो सादिक अमीन बोलते हैं अपने आपको झूठा आदमी है, ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोला है ना। उनको पता था 200 अरब डॉलर की क्या कहानी, उनको पता था बाहर से नौकरियां लेने क्यों आएंगे लोग।
उनको सब पता था कि यार मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। आप सच बोलो जी, मैं ये बोलते महंगाई कम करेंगे यार, 1947 से आज तक महंगाई कम हुई है यार, दुनिया में चलो महंगाई कम हुई है, कहीं भी नहीं होती महंगाई, कहीं पर कभी कभी नहीं होती। हमें अपने जराए बढ़ाने पड़ेंगे। आज हमें हमारी 60 रुपए की पेप्सी या कोक या कोई भी ड्रिंक महंगी लगती है, और दुनिया में हम जाते हैं 2 यूरो की ले लेते हैं, 600 रुपए की होती बनती है भाई वो, 600 रुपए की। बात तो वो है ना कि हम कमाई ज्यादा करनी अब चाहिए। कमाई कैसे हो सकती है ना, आपके 2.5 अरब डॉलर रिजर्व जो आप रेमिटेंस आता है वो बाहर भेजे हुए लोगों का आता है, आप स्किल डेवलपमेंट के थ्रू लोगों को बाहर भेजें, किसी को बढ़ई की ज़रूरत है, किसी को ड्राइवर की ज़रूरत है, किसी मुल्क को एक्सीवेटर चलाने की ज़रूरत है, किसी को इंजीनियर की ज़रूरत है, किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी को टेक्नोलॉजी के लोग। इंडिया ने क्या किया, इंडिया के तमाम लोग, कोई गूगल में है, कोई टेस्ला में है, तो कोई ट्विटर में है, तो फलाने में है, उन्होंने टेक की जितनी भी यूट्यूब में है, कोई आईफोन में है, कोई सैमसंग में है, उन्होंने बल्कि आईफोन का तो प्लांट ही लगा दिया, प्लांट लग गया, वहाँ से एक्सपोर्ट्स हो रही है, और हमारी एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल थोड़ी देर से बाद चाइना से नहीं आएगा, हो सकता है इंडिया से आए। आपको मेड इन चाइना लिखा था आपको एप्पल पे, अब वो मेड इन इंडिया लिखा हुआ आएगा। तो उस वक्त क्या आज ही अनाउंस हुआ है कि वहाँ पर एक स्टोर भी खुल रहा है एप्पल का, जो कि पाकिस्तान में दूर तक यहाँ पे कोई डीलरशिप तक नहीं है, और वो अपना ऑफिशियल स्टोर कहाँ से खोलेंगे। तो हमें दुनिया से टच होना पड़ेगा। एक तो ये लोगों को बाहर भेजे, दूसरा हम एक ज़राई मुल्क है, हम ज़राअत पे तवज्जो दें। हम 25% भी अपनी ज़मीनों को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम पानी इरिगेशन का सिस्टम अच्छा करते हैं, बारिशें भी अच्छी हो रही हैं, बलूचिस्तान में भी हो रही है, बलूचिस्तान की ज़मीन सबसे अच्छी है काश्त के लिए, सबसे ज़बरदस्त ज़मीन है, सिर्फ उनको पानी चाहिए। तो अगर हम अपनी काश्त बराबर कर लें, तो देखिए हम ज़राई मुल्क है, 3 बिलियन टन गंदम शॉर्ट थी, ठीक है, कपास शॉर्ट थी, तो हम ज़राई मुल्क, हम तो अपने आप को ज़राई मुल्क बोल रहे हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ये जो मामलात हैं ज़राअत के, इनको ठीक करना पड़ेगा। फिर हमारे यहाँ गैस अभी भी अवेलेबल है भाई, ठीक है, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर, देखिए मैं तो वहाँ तक भी गया हूँ बलूचिस्तान में, जहाँ से ये सही का मुकाम नहीं, जहाँ पर ये आप क्रॉस करते हैं बॉर्डर ईरान वाला, वहाँ तक भी गया हूँ। तो उसके बॉर्डर के उस तरफ थोड़ा सा फासले पे 2-4 किलोमीटर दूर पे ऑयल निकल रहा है, आप क्या नहीं निकल रहा। अब जो भी रिजर्वेशन है वो मुझे नहीं पता टेक्निकलिटी क्या है, उन टेक्निकलिटीज़ को बाद में कभी भी उनको एड्रेस करके हम ऑयल भी निकाल सकते हैं, गैस भी हमारे पास है, पानी भी। दुनिया के बेहतरीन ममालिक में हमारा शुमार होता है। बस अल्लाह से माफ़ी मांग लें हम सारे मिल के, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये 24-22 करोड़ लोग आज अल्लाह के आगे बैठ जाए कि अल्लाह दिल से माफ़ी मांग लें अल्लाह से, ए अल्लाह तो हमको माफ़ कर फरमा दे। तो अल्लाह पाक तो ज़राए पैदा करने वाले हैं ना, अल्लाह पाक तो रास्ते खोलने वाले हैं, अल्लाह पाक तो वहाँ से रोशनी देते जहाँ से उम्मीद नहीं होती, यही है ना। तो ये 22-24 करोड़ लोग मेरे भाई, हम सब मिलके अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह हमसे जो गलतियाँ होंगी तो हमको माफ़ फरमा, हमारे मुल्क को बचा, हमारे कराची पे रहम फरमा। देख कराची बार बार मैं इसलिए बोलता हूँ मेरा शहर है, मैं अपने घर की बात नहीं करूँगा, मैं दूसरे घर की बात कैसे कर सकता हूँ। ये तो मुनाफकत हो जाएगी कि अगर मैं अपने घर की बात ना करूँ तो मैं दूसरे के घर कैसे ठीक कर सकता हूँ। सबसे पहले मुझे अपना घर ठीक करना है, तो कराची की बात करेंगे हम, बार बार कराची की बात करेंगे। कराची की बात करते हैं, ये बताएं कि आपने पीपल्स पार्टी ही क्यों चूज़ करी? क्योंकि पीपल्स पार्टी काम कर सकती है सिर्फ कराची में, क्योंकि वो गवर्नमेंट में। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी आपके लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, आपको लोग पसंद भी नहीं करते हैं, और ये वही क्या मामला है। तो कह रहे देखो बात ये यार कि हमें यहाँ से कोई काउंसलर भी नहीं मिलता है, हमें यहाँ से कोई MPA नहीं मिलता है, कोई MNA नहीं मिलता है, तो हम यहाँ पर बजट जो है MNA MPS के फंड में होते हैं, उसके बावजूद भी हम खर्च कर रहे हैं। जौहर का पुल बना, NICVD बना, मुर्तज़ा भाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लाए, उन्होंने कुछ काम किए जो नज़र भी आया, आपने भी देखे होंगे। तो 1.5-2 साल से बिलावल साहब की डायरेक्ट इंटेंशन है कि वो कराची से अच्छा काम करें, अच्छे लोगों को लें। सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 5.5 अरब रुपए का फंड आया। आपको पता है डॉक्टर आसिम 5.5 अरब रुपए का फंड अप्रूव करा के लाए कि यार ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो यार ये इसको लगवाओ। तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लाए, लेकिन ये तो सिंध गवर्नमेंट है ना। अब सिंध गवर्नमेंट में रहते हुए हम जो काम ले सकते हैं वो किसी और जगह से नहीं ले सकते। मेरा एक वो है, मैंने खान साहब को भी एक बात बोली थी कि जब वो जीत गए थे इलेक्शन 2018 का, तो मैंने कहा आप सिंध गवर्नमेंट को अपने साथ ले लें। उसकी वजह ये है कि हम कराची में काम कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया, 3.5 साल नुकसान हुआ। तो देखें हमें आपसी लड़ाइयाँ भूलनी पड़ेंगी, झंडेबाजियाँ, ये शहरों की लड़ाइयाँ, ये फलानी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। और ये देखिए मैंने चूज़ इस वजह से की कि आप देखें MK भी रही, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। क्या वजूहत रही वो जानते हैं। PTI को 3.5 साल मिले, वो डिलीवर नहीं कर सके, अभी भी वो गवर्नमेंट में है, सूबाई गवर्नमेंट में, तो वो डिलीवर नहीं कर सके। अब ये तो डिलीवर कौन कर सकता है? डिलीवर मैंने ये देखा कि सिंध गवर्नमेंट में रहते हुए अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हमारा कोई उम्मीदवार इलेक्शन हार भी जाए तो हम काम कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट उसका फ़ायदा हुआ ना, लोगों ने वोट दिया, अभी 93 सीटें हैं, तो हो सकता है पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा है, तो पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा है तो हम इन पे अब डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि अब तो तुम्हारा मेयर है, अब पानी किधर है, अब पानी किधर है, अब कचरा क्यों नहीं उठ रहा, अब रोड ठीक क्यों नहीं है,
क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का काम है ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, ये सारे काम करना, ये मास ट्रांजिट देना लोकल। ये जो लेजिस्लेशन असेंबली है जिसको हम बेसिंग करते हैं, ये MNA MPs बेसिकली दीज आर द लेजिस्लेशन असेंबलीज। लेकिन इनका वो काम है काम होता कानून ही नहीं बनाना। वहाँ पे। कानून बनाने के अंदर वो सिर्फ आके अपने इलाके में वोट के टाइम पर थोड़े बहुत काम करा के स्ट्रीट लाइटें लगाकर पिक्चर्स लेकर दिखा रहे होते हैं। तो लोग भी यही समझेंगे ना कि ये जो लोकल डिपार्टमेंट का काम था, जो DMC का काम था, वो भी इन्होंने ही करना है। असल में वो फंड एक अलग इशू होते हैं ना, MNA MPs को भी डिफरेंट फंड दिए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है वो उसके फंड से जो सड़क बनेगी वो वहाँ ज़रूर जाएगा। भाई बताया ना लोगों को यार मैंने काम किया है। लेजिस्लेशन उसका एक असल पार्ट उसका लेजिस्लेशन है, लेकिन उसको एक सवाबदीदी फंड दिए जाते हैं। फ़र्ज़ करें वज़ीर आज़म साहब ने फ़ंड दे दिए या सूबाई गवर्नमेंट ने फ़ंड दे दिए, अब उस फंड से जो रोड बनी है, पार्क बना है, अस्पताल बना है, जो भी चीज़ बनी है वो तो वहाँ जाएगा। जैसे PTI के MNAs को 50-50 करोड़ रुपए मिले थे, क्या में हर साल मिलते थे इनको अपने इलाकों को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कहाँ गए? ये तो आप बताएं ना कहाँ गए? ये तो आप हमने तो कुछ नहीं देखा कि कोई 50 करोड़ वाला कोई काम हुआ। हमने तो कराची के अंदर कुछ इतना नहीं देखा। कराची को जो है ना, कराची लावारिस है। कराची जो है ना बेचारा जगह जगह से उधड़ गया है और कोई उसको, कराची सबको चाहिए, कराची को ठीक किसी ने नहीं करना। कराची में सब ने रहना है, ठीक किसी ने। ये तो इसी तरह है कि सरकारी नौकरी सबको चाहिए, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराना है, कराची में सबको रहना है, कराची के काम भी नहीं करना, कराची के मजे भी लेने हैं, ठीक है। कराची की ज़मीनें ही बेचनी है, कराची के माल भी बनाना है, कराची के लोगों से पैसे भी लेने हैं, लेकिन कराची में काम नहीं करना है। तो बेसिकली जब कराची के लोग आएंगे, आप आओगे, मैं आऊँगा, दूसरे लोग आएंगे। मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार आप सियासत में आ गए, तो मैंने कहा आप भी आओ। मेरे क्या किस जमात में? मैंने कहा जो पसंद हो। जितने अच्छे लोग हैं, जो जमातें उनको पसंद है उसमें शामिल हो जाएं। जब वो हमारे सामने आमने सामने हम लोग बैठे होंगे, 2 अच्छे लोग, 4 अच्छे लोग, 6 अच्छे लोग आमने सामने बैठे होंगे, तो फैसला अच्छा होगा। लोगों को नए फेसेस चाहिए, पुराने फेसेस से लोग की बात ही नहीं है। नहीं, जब देखिए नए फेसेस आएंगे, पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे, मैं कह रहा हूँ राइट मैन फॉर द राइट जॉब की थ्योरी अपनाते हैं। और पूरे कराची में जो अच्छे लोग अपने आप को, मैं जिनको अच्छा समझता हूँ या आप जिनको अच्छा समझते हैं या पब्लिक जिनको अच्छा समझती है, वो कोई सियासी जमात ज्वाइन कर लेते हैं। तो कल को वो अच्छे लोग कभी भी अपने नाम पे धब्बा नहीं आने देंगे, वो अपने नाम पे नहीं खेलेंगे, वो अपना क्रेडिट लूज़ नहीं करेंगे, वो अपनी जो दुनिया में अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं उसको लूज़ नहीं करेंगे। वो उनका एक स्टेक लगा हुआ होता है। तो जब वो दोनों आमने सामने बैठेंगे ना, हुकूमत किसी की भी हो, तो फैसला वो होगा जो कराची के लिए अच्छा होगा। तो आपकी एक पार्टी के बंदे हैं, नबील कबूल, काफ़ी फेमस हैं और पीपल्स पार्टी का एक नाम रखते हैं, लेकिन वो एक शो पे कहा उन्होंने कि हम कराची में से कोई भी लड़की उठा ले, हमारी मर्जी, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये जागीराना निज़ाम जो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, एक तो मैं उसकी बात को सीरियस नहीं लेता, वो आपने देखा होगा आजकल क्या बातें कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो पार्टी ने उनको कोई नोटिस भी दिया है, सही, और शोकाज नोटिस वगैरह मिला है उनको इस बात पे, और ये तो उनकी बात होगी। दूसरी चीज़, इस किस्म की कोई भी बात करता है ना, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इस तरह की बातें जो है ना वो डिफरेंस डालती हैं। यही वो बातें जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची में जगह नहीं मिल सकी है। तो इन चीज़ों से हट के बात करनी पड़ेगी। हमें पॉलिसी चाहिए बिलावल भुट्टो साहब वाली, इसलिए न्यू फेसेस आने चाहिए। देखिए बिलावल भुट्टो साहब की, देखिए कराची एड्स हैं बेसिकली, वो कराची में पैदा हुए हैं, कराची में रहे हैं। जरदारी साहब भी ज़्यादातर साहब कराची में गुजारते हैं। उनकी पॉलिसीज़ पे हमें चलना है। इधर और भी लोग आते हैं, दूसरी चीज़ें हैं, हर आदमी अपनी एक पॉलिसी लेकर आता है, काम कर रहा होता है, लेकिन हमें फॉलो करनी लीडरशिप की पॉलिसी। लीडरशिप की पॉलिसी क्या है? लीडरशिप की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमें कराची में काम करना है, कराची के लोगों के लिए काम करना है और करप्शन फ्री काम करना है। लेकिन जो नीचे बैठे हुए हैं इदारों में, जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर तक बिठाए हुए हैं, जो नीचे इनका पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटरशिप इनकी एक है, इनकी ब्यूरोक्रेसी है, इनकी सारी चीज़ें हैं, वो करप्शन से भरी पड़ी हुई है। हम तक से करप्शन में क्या में रिश्वतें मांगी गई, तो क्या कह सकते हैं, जो कि कराची को साफ़ करने का काम कर रहे थे, उसमें हमसे रिश्वतें मांगी गई। आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और जो नौजवान क़यादत है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो पार्टी के अंदर भी काम कर रहे हैं, और इस तरह की जो एलिमेंट है पार्टी के अंदर भी, उनको वो साइडलाइन कर रहे हैं या जो भी करेंगे आगे जाके। और उसके बाद जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको भी देखा जा रहा है, बहुत कीनली देख रहे हैं इन चीज़ों को। इंशाल्लाह इसको आपको तो अगले 1-2 साल के अंदर आपको पार्टी का एक नया फेज दिखेंगे। आपको 3-4 साल में एक चेंज नज़र आएगा। और उनकी क्लियर पॉलिसी है कि हमें
पाकिस्तान और कराची के लिए और सिंध के लिए काम करना है। हम्म। स्पेशली कराची के लिए उनका बहुत ज़्यादा एक उम्मीद है उनको कराची से कि कराची उनको वोट भी देगा, कराची से लोग भी आएंगे और फिर वो कराची को डिलीवर भी करेंगे अच्छी तरीके से। ये उनकी एक विलिंग है। देखिए कराची वोट तभी देगा ना जब कराची के लिए कोई काम होगा, जब कराची को पिछले 1.5 साल समझा स्टडी जाएगा। कीजिएगा, काम हुआ है पिछले 1.5 साल पिछले कुछ- सिर्फ 1.5 साल के अंदर देखा जाए, और पिछले इससे हम लोग 15-20 साल भी लगा ले तो 15-20 साल तक कहाँ सोए हुए थे, तब हाँ, तक क्या नहीं, चल रहा था। देखिए उस वक्त तो मैंने बताया ना उनका एमएनए था ना उनका एमपीए था। लेकिन और- गवर्नमेंट तो सिंध की थी ना, सिंध गवर्नमेंट में तो पीपल्स पार्टी थी। लोकल गवर्नमेंट कभी भी नहीं थी। ये नहीं, काम तो लोकल पीपल्स गवर्नमेंट पार्टी जो हमारी लोकल provincial गवर्नमेंट तो थी। कभी भी नहीं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का थोड़ी काम है ये। लेकिन मैंने आपको उसको ये बताया restrict भी तो किया हुआ है मैंने अभी KMC को। आपको बताया कि आप दोबारा समझिएगा कि जो सूबाई असेंबली होती है, जो कौमी असेंबली होती है, इसके सवाबदीदी फंड जो एमएनए एमपीएस को मिलते हैं उनके हल्के के लिए मिलते हैं, वो किसी और हल्के में सुने नहीं, केएमसी को जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है सुने- 1 करोड़ रुपए पे कि किसने बोला आपने आपको? 1 करोड़ रुपए से बड़ा केएमसी का अपना ओजेटी है, केएमसी का अपना ओजेटी है भाई, कोई रोक ही नहीं सकता फंड को। आज कैसे फंड आ गए हैं? मुर्तज़ा नवाब के होते हुए कैसे आ गए, उससे पहले कैसे आ गए? तो ये कहते हैं ना सिंध आज- गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी भाई को आज दे दिए। जमात इस्लामी लगी हुई है कि हमें मेयर चाहिए, अगर उनको पता हो फंड ही नहीं है तो वो क्यों लेंगे मेयर? आपका फंड कोई रोक ही नहीं सकता यार, तो फजूल बात है। ओजेटी आपका पूरा है, केएमसी का अपना अपना केम यार, इतने चालान रोज काटते हैं केएमसी, ये कहाँ जाता है? ये भी तो फंड है ना, इतना ये भी फंड है ना। ये जो केएमसी डीएमसी रेगुलर चालान काटते हैं, ये भी एक कराची जमा हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी का फंड है। ये जो आपके जो रेगुलर चालान हैं, दूसरी चीज़ें हैं, इनका अपना ओजेटी है भाई। ये प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, डिफरेंट चीज़ें, ये नहीं रोकी जा सकती। वो फंड मांग रहे हैं कि और दो खाने के लिए, तो वो तो अपनी जिसकी जमात होगी वही देगा ना भाई। फर्ज करो मेरी जमात है, मेरा कोई मेयर लगा हुआ है, तो मैं उसको सवाबदीदी फंड ज़्यादा दे दूंगा। यही बात है कि जितना फंड मिला उसमें भी कोई काम नहीं किया गया था। ओ भाई कुछ भी नहीं किया। अब ये सब चीज़ चलें, आज मुस्तफ़ा कमाल साहब और वसीम अख्तर एक साथ ही बैठे हैं ना, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उस वक्त वसीम अख्तर को चैलेंज किया था कि फंड ना करो, मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ। सही, एमक्यूएम की तो पार्टी हमें समझ ही नहीं आती ना कि वो क्या नहीं खेलते वो रहते हैं। एमक्यूएम को तो हटा देना। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करूँ जो वो एमक्यूएम में नहीं थे, तो वो तो मेयर रहा है ना। उसने बोला, ये उसने उसकी बात को काउंटर किया था कि फंड का रोना मत रो, मैं तुम्हें काम करके दिखाता हूँ। इसका मतलब फंड थे, इसका मतलब फंड थे। फंड का पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ें की। एनआईसीवीडी पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा हार्ट डिजीज का सेंटर इनॉग्रेट भी किया। उसके साथ आप देखें कि गंबट में काम हुआ, उसके बाद और जगह काम हुआ, सिंध के अंदर काफ़ी जगहों पे काम हुआ। मैं कराची को स्पेसिफिक कर दूं अगर, तो ये जो जौहर का ब्रिज है रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाएँ, जो मुर्तज़ा वहाब साहब के दौर में जो चीज़ें, कुछ पार्क्स और लाइटें और डिफरेंट चीज़ें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में काफ़ी काम हुआ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कई रोड्स ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है, वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम हो रहा है। और ये जो बड़े बड़े रोड्स जो पहले कभी बने ही नहीं थे, उन पे भी काफ़ी काम एक हुआ चीज़ है। हमारे देखने बात की, प्रोजेक्ट शुरू तो हो जाते हैं लेकिन ख़त्म होने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। आपने जौहर का ब्रिज देखा? जौहर का ब्रिज सबसे ज़्यादा तेज़ में एक यही काम हुआ। नहर ख़याम पिछले 3 साल से 4 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है। कैमल क्लिफ्टन का जो एक गंदा नाला था उसको एक नहर में तब्दील करना चाह रहे थे, जो कि बेनज़ीर पार्क से भी नज़दीक है। तो उसके केसेस थे पहले, आपको पता है उसके सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे, तो वो केसेस चलते रहे, स्टे पे चलते रहे। हमारे यहाँ बड़ा यार एक चीज़ है कि आपको मैं बताऊँ, एक अच्छा सा रोड डल रहा था, 2.5-3 अरब रुपए का रोड था, और उस जगह की रिक्वायरमेंट भी थी। और बहुत मैं बताया तो जगह भी बताया था आपको, ये कलंदरिया चौक टूवर्ड्स अब्दुल्ला कॉलेज जो रोड था ये बन रहा था, तो केसी ने जाके पटिशन लगा दी और स्टे ले लिया। उसकी वजह से लोगों को 6-8 महीने उधर नुकसान हुआ। 6-8 महीने बाद दोबारा काम स्टार्ट हुआ है। तो ये तो एक पटिशन कल्चर, ये जो स्टे लगाना, स्टे ले लेना, एक जो नाजायज़ जगह बैठना, उसके बाद स्टे ले लेना, कोर्टें स्टे अलाउ कर देती थी। तो ये हमारे जुडिशरी निज़ाम को भी देखना पड़ेगा कि हमें स्पीड अप करने वो केसेस जो पब्लिक इंटरेस्ट के राह में रुकावट हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई इलाका है वहाँ पर कब्जे हुए हुए और वहाँ पर गवर्नमेंट तोड़ फोड़ मचाती है, तो वो फिर क्या होता है, वो स्टे ले लेता जाके। तो इन चीज़ों को इमीडिएट एड्रेस करके और इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, रूल डिफ़ाइन है, हम रूल पे चल नहीं रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक चीज़ डिफ़ाइन है, उसके बाद भी लोगों को एहतिजाज करना पड़ता है, ठीक है। एहतिजाज तो नहीं करना चाहिए ना, हमें तो रूल पे चलना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया, जो रोड मैप दे दिया गया, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऑफ राइट्स हैं कि आपके क्या रिस्ट्रिक्शन है, गवर्नमेंट आपको क्या देगी, आपने क्या देना है, आपने क्या करना है, सब चीज़ प्री डिफाइंड है। उसके बाद भी एहतिजाज हो रहे होते हैं, रोड जैम होते हैं, सब चीज़ होती है, फड्डेबाजी तो होती है। एहतिजाज ना हो तो फिर क्या हो, मतलब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे राइट चले ना। नहीं ना, कॉन्स्टिट्यूशन पे ये भी है कि क्या में फ्री स्पीच भी है, उसमें अपना इख्तियार जो अपने क्या में हक के लिए आवाज़ उठाना भी है।
तो क्यों ना उठाएं? हक के लिए आवाज़ उठाना, एक तरीके से आवाज़ उठाएं तो अच्छी बात है ना। मतलब जैसे दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं और वो नोटेड भी होते हैं, काउंट भी होते हैं और आगे भी जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम नुकसानात पहुंचाना शुरू कर देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं ये बोलूं कि यार एक रोड जैम कर दूं, जिस रोड पे ट्रैफिक होना है, जिस रोड पे हमारी सारी चीज़ें नहीं, एक चीज़ मैं इसमें प्रेस क्लब है ना? नहीं, प्रेस क्लब है, बिजली बंद है। जब तक रोड बंद नहीं होगा तब तक के इलेक्ट्रिक के ऊपर प्रेशर नहीं जाता और तब तक वो बिजली नहीं खोलते। ये तो आपकी साइकी है ना। नहीं, ये आप उसके लेजिट खिलाफ बात पर्चा है, कराए ना। ये लेजिट बात है। आप असल काम क्यों नहीं करते? आप उसके आप पर्चा करा, एफआईआर, व्हाट इज एफआईआर? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कि लाइट मेरा कैसे खुलेगी फिर? है, लाइट कैसे खुलेगी उस टाइम के अंदर? उस आप टाइम के अंदर दो रोड दो 1 घंटे के लिए दो बंद पर्चे हो कैसे जाए नहीं साले जाएंगे। आप 2 पर्चे करा दें इन पे। देखिए, पर्चा होने का मतलब पता है क्या होता है? आपने एक चीज़ रजिस्टर कर दी, वो टिल एंड तक जाती है। आप जाओ नहीं जाओ, उसके वकील को, उसके लोगों को परेशानी होगी, जाएंगे आप पर्चा कराएं, बोले ये देखिए मेरा बिल। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे चले ना, आप पत्थर की सियासत ना करें ना, आप पत्थर डंडे लाठी की सियासत ना करें ना। आप करें, आप प्रेस क्लब पे एहतजाज करने, अगर आपको किसी को एहतजाज बात तो करना वही है ना कि मेरा जो पॉइंट है वो कि प्रेस क्लब पे खड़े होने से, प्ले कार्ड हाथ में उठाने से यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक प्रेशर बिल्ड नहीं होता, जब तक रोड जैम ही नहीं होते। ये पाकिस्तान का आपके तो एक आगे है माइक ना। लगा हुआ है ना, हम्म, ये बहुत मैटर करता है आज के दौर में। ये तो है, ये सोशल मीडिया बहुत मैटर करता है। एक छोटी सी वीडियो बहुत मैटर करती है, ये भी ठीक है। एक चीज़ वायरल होती है, उसका जवाब पता नहीं कहाँ कहाँ देना पड़ता है लोगों को, ठीक है ना। अब आप ये देखें ना कि बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हैं ना। देखिए, केट इलेक्ट्रिक के तो मैं तो इसको माफिया समझता हूँ, ये भी एक माफिया है। 54 रुपये का यूनिट। नहीं, हमारे यहाँ जो कैमरे अगर रोड बंद किए जाते हैं ना, आज तक हमने जितना भी रोड बंद करने में देखा है, तो वो बिजली के खिलाफ होता है या तो पानी के खिलाफ होता है। कभी अपने हक लेने के लिए किसी ने कोई रोड ब्लॉक नहीं करा कि आटा इतना महंगा हो रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे। पानी टैंकर से आता है ना, हाँ, आते हैं, लाइन में नहीं आ रहा ना। यही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार क्या है? कराची इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। कराची वाटर बोर्ड किसका है? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात करी है। कराची वाटर बोर्ड किसके हाथ में? ये सुने, ये इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। कौन लोग? सुनिए, मेरी बात समझिएगा। हम टैंकर लेते हैं तो ही जो है ये पानी जो है वो बिक रहा है ना। हमें तो इसके खिलाफ, देखिए ये तो एक बहुत बड़ी माफिया है, इस माफिया के खिलाफ बात करनी पड़ेगी ना। अब ये देखिए, पानी तो सारा आ रहा है ना, पानी लाइनों में नहीं पहुंच रहा। हम लोग छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ दी, वो तो इख्तियारात में नहीं थे। लेकिन पीपल्स पार्टी के हाथ में कराची वाटर बोर्ड था। कराची वाटर बोर्ड में आपको पता है एम्प्लॉयमेंट किसने कराई ज़्यादा? एमक्यूएम ने करवाई। किसके लोग हैं वहाँ पर फिर? लेकिन हाथ में अभी किसके? वहाँ पे चेयरमैन किसका है? वाइस चेयरमैन किसका क्या है? कर सकता है? क्यों नहीं कर चेयरमैन सकते? क्या कर वहाँ सकता से है? अगर क्या मैं टैंकर की भी आप बात करें, माफिया टैंकर है ये, खरीदते हैं, माफिया। मैं आपको टैंकर बता रहा खरीदते हैं, टैंकर खरीदते हैं, तो एक माफिया- टैंकर का रेट वहाँ से 3,000 रुपये का है, जो यहाँ पे पहुँच के 8,000 रुपये पे हमें मेरे मिलता है। भाई ये माफिया है, मैंने आपको बताया ना, ये एक माफिया है। अगर आप वाटर बोर्ड की बात कर लें तो उधर जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट है वो तो एमक्यूएम की भी है ना। लेकिन एमक्यूएम होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, सारी चीज़ें होगी साइड छोड़े पे। ना। अभी ये बताएं कि इससे पहले एमक्यूएम के वास्ते उन्होंने कंट्रोल किया पानी को? हम बात कर रहे हैं पानी अभी, कब से? हम एमक्यूएम को तो छोड़ दें, अब हम आज की बात कर रहे हैं। हमने तो 15-20 issues साल पे पहले जाए वाली भी छोड़ी ना। तो इश्यूज पे जाए ना। हमने 15-20 साल वाले पहले भी इश्यूज आप छोड़ दिए। इश्यूज पे जाए, इश्यूज पे। हम बात ये कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, कराची वाटर बोर्ड इनके अंडर में आता है। क्यों सिर्फ जो टैंकर में से भी पहुंचा दो, लाइनों से भी नहीं पहुंचाओ, लेकिन टैंकर के वो रेट दो जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए। जो कराची मैं तो वाटर टैंकर बोर्ड माफिया के की खिलाफ हूं ना। एप्लीकेशन भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जिसके ऊपर आपको एप्लीकेशन करते हैं तो वहाँ से टैंकर भी आ जाता है। लेकिन ये शुरू में चल रही थी, अब वहाँ से 5,000 टैंकर का नहीं टैंकर ले आगे रहे हो ना, 5,000 का टैंकर ले रहे हो ना। यहाँ पे 7-8 हज़ार के टैंकर चल 8,000 रहे का टैंकर ले रहे हो, 8,000 के टैंकर ले रहे हो, महीने में कितने डलवा देते हो आप? हैं। हमारे अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो 4-5 टैंकर डलते हैं आपके अपने घर की बात कर लें, अगर आप घर में सिर्फ रहते एक घर में एक बंदा रहता है तो क्या मतलब एक फैमिली रहती है तो एक टैंकर महीने का लगेगा। लगेगा ना। लेकिन वाटर बोर्ड को बिल कितना दे रहे हैं लोग? 200 रुपये, 250 रुपये, ठीक है। जब वाटर बोर्ड अपने पैसे बढ़ाने के लिए कोई बात करता है तो ये एहतजाज शुरू हो जाते हैं, यही सब कुछ शुरू हो जाता है। अगर ये एमक्यूएम बात करेगी तो पीपल्स पार्टी एहतजाज कर देती है, पीपल्स पार्टी बात करती है तो एमक्यूएम एहतजाज कर देती है। हमें सियासत से बाहर आना पड़ेगा, जो हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से हमको उसको फंड देना पड़ेगा। अब इसका मसला, जो बेसिक मसला है वो बेसिक मसला समझिएगा। लाइनें बहुत सारी जगहों पे ऐसी हैं जो इनको आउटडेटेड हो गई हैं, जिनको तब्दीली की ज़रूरत है, उसमें बहुत बड़ा फंड रिक्वायर्ड है। वो फंड कहाँ से आएगा? जनरेट होगा वो फंड 19 से जनरेट होगा। देखो, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, वो डिपार्टमेंट अपने आप को खुद भी चलाता है और पूरे उसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट को भी देता है। अब वाटर बोर्ड ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपना खर्चा भी चला सकता है और गवर्नमेंट को भी दे सकता है। अब वो क्या होता है कि वो जो पैसे हैं वो उतने रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो जो लाइनें डैमेज हैं वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। इसी तरह वाटर बोर्ड में आउटडेटेड लोग बैठे हुए हैं। आउटडेटेड से मुराद ये कि यार वो पुराने सियासतों में चल रहे हैं, कि इससे पैसे लेके उसका वॉल खोल दिया, उससे पैसे लेके उसका वॉल खोल दिया। तो इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा।
और सिस्टम को नया तरीके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ना, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक करना पड़ेगा ना। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये लाइनें भी आती हैं, वाटर बोर्ड की इसको लाइनें सही भी कौन आती हैं। करेगा? इसको पीपल्स पार्टी सही करेगी, क्योंकि इसको सिंध की गवर्नमेंट जमात ठीक वही करेगी है। ना। गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है ना। एक बात बताएं, 50 रुपए मुर्तजा वहाब ने बोले थे कचरे के लिए दे दो, उसके ऊपर क्या कितना मौत इशू आ बना गई थी था, यार। बहुत बड़े और- इशू बने थे। नहीं, और केएससी ने कलेक्ट करना था, हम्म। बोले नहीं, कोर्ट कहता है जी केएससी कलेक्ट ना करे, आप खुद कलेक्ट कर लें, मतलब करप्शन कर लें। सही। अरे भाई केसी से कलेक्ट होकर आता, ऑडिटेड फंड होता, ऑडिटेड फंड उठा के इसके पास आता, जवाब उसके दो बाद दो नीचे, उसके। नीचे काम हो जाता। अब घर घर 50-50 रुपए जमा करने के लिए मेरा तो खर्चा बढ़ जाएगा ना। हाँ। लोग रखूंगा, पता नहीं कहाँ से जमा हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा। अब कोई बिल जमा करा रहा है, कोई नहीं करा रहा। अब लोग भी बोलते हैं यार एक ही बिल भेज दो, जो भी भेजना है, ठीक है लेकिन ना। फैजान भाई हमारी बात वहीं पे रह गई हाँ। कि सिंध हुकूमत के अंडर में आता है कराची वाटर बोर्ड, हाँ। और कराची वाटर बोर्ड को सिंध हुकूमत ही सही करेगी, जो बिल्कुल। कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इससे पहले यहाँ पर जो ये माहौल देख रहे हैं ना आप, इससे पहले इससे पानी की ज़्यादा आवाज़ें उठती थी, बहुत ज़्यादा मसले होते थे, ज़्यादा रोड ब्लॉक होते थे। अब ये 2, 2.5, 3 साल से मैं ये चीज़ें कम देख रहा हूँ कि पानी की फरावानी है। अल्लाह पाक ने बारिशें ही बरसाई, डैम में पानी भी आया और पानी भी आया, लोगों तक पहुँचा है। अब वो जो आप इशू बता रहे हैं वो लाइनों के इशू हैं। तो टैंकर की बात ही कर रहा हूँ। लाइनों- 8,000 का टैंकर है जो लाइनों- जिसका गवर्नमेंट रेट 3,000 रुपये है, वो 3,000 में हमें क्यों नहीं मिल के दे रहा? देखें वो 3,000 में इसलिए नहीं मिल रहा कि अब आप ये देखें कि वो जो डीजल डलवाता है वो डीजल हो गया है तकरीबन 272 रुपए का। लेकिन आगे तो सुनिए ना, वाटर डिपार्टमेंट को वो 3,000 रुपये से ही पैसे जाके आगे देता है कि भाई मैंने इसमें से। नहीं, ये ऐसा नहीं है ना। हर आदमी ने वहाँ पे ठेके वेके लिए हुए, कुछ चक्कर हैं उनके। वो वाटर बोर्ड के जो तो माफिया से ठेके लिए हुए ना, ठेके लिए हुए ना उन्होंने। अब वो उनके देखें, तो ये ठेके खत्म होने चाहिए। देखिए जब 100 रुपये का डीजल था ना, 50 रुपये का डीजल था, आप समझते हैं कि वो 4-5 किलोमीटर चलता है एक टैंकर 1 लीटर में। अब वो उसको उसी को बेचारे को 500, 700, 800 रुपये का डीजल डालना पड़ रहा है। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि उसके खर्चे अखराजात बढ़ गए हैं। उसके अखराजात बढ़ गए हैं तो वो पानी भी उतार रहा है। जो जिस तरीके से पानी आना चाहिए, मैं तो उस तरीके की बात कर रहा हूँ कि उस तरीके से पानी पहुँचना हम चाहिए। ये नहीं कह रहे ऑफिशियल रेट आज 8,000 हो जाए, 8,000 लो, हमें मसला नहीं, लेकिन ऑफिशियल रेट 3,000 अच्छा, लिया ये जाता है, इसका 8,000 मुझे पता नहीं है, मैं पता करूंगा कि आप क्या। पता कीजिएगा। हाँ, मैं पता करता और हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अच्छा, कि मुझे इसका नहीं पता। अच्छी की जा सकती हैं, बेहतरी में लेके जा सकती हैं, क्योंकि इनकी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी है हाँ। जिसके थ्रू आप क्या अच्छा, है ये मुझे ऑनलाइन नहीं पता। ऑर्डर आप कर DHA सकते की हैं। बात करें तो मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए, DHA की नहीं, कराची वाटर बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको कहाँ पर पानी कौन देता है DHA में? क्लिफ्टन में बात कर रहा हूँ मैं। क्लिफ्टन में भी कंट्रोलमेंट कराची बोर्ड वाटर देता होगा ना। कराची वाटर बोर्ड हर जगह पे आपको प्रोवाइड करेगा। हाँ। यहाँ पे DHA की या CBC की मैं बात नहीं कर रहा। कराची वाटर बोर्ड आपको पूरे साउथ में भी प्रोवाइड करेगा, और जितने हमारे साथ क्या में अच्छा, डिस्ट्रिक्ट देखिए, है मुझे वहाँ भी बारे में नहीं प्रोवाइड पता करता है। कि टैंकर के क्या अखराजात हैं, क्या लेते हैं। मैं तो टैंकर माफिया के खिलाफ हूँ ना। मैं तो टैंकर माफिया की के तो हम against बात हूँ। इसी पे कर रहे हैं कि मैं माफिया तो जो मैं बना मैं तो हुआ मैं है देखिए, मैं वो तो- माफिया मैं एंड तो टू ये एंड कट हो वकालत- जाए, मैं- एप्लीकेशन आ आप जाए। तो बोल रहे हैं ना 3,000, 8,000 दे दें। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, मैं तो कोई पैसे देने की बात ही नहीं करता। मैं टैंकर माफिया के अगेंस्ट हूँ कि टैंकर माफिया होने नहीं चाहिए। जब एक पानी लाइन से पहुँच सकता है तो वो टैंकर में क्यों पहुँच रहा है? जब टैंकर में पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब पानी अवेलेबल है ना, तो लाइनों में जाना चाहिए। मेरी तो टैंकर माफिया के खिलाफ ही एक मुहिम है ना, कि मैं कहता हूँ जी टैंकर माफिया को मैं नहीं चले वो मानता। तो जब तक डलेंगी सारी चीजें होंगी तब तक आप पार्टी में ये भी बात कर सकते हैं कि भाई एक जो नहीं, चीज डली हुई निजाम already। एक जो चीज निजाम देखिए, बना हुआ है, आप अभी भी मेरी बात ही नहीं समझे। बनी हुई वो चल नहीं रही। अभी भी आप मेरी बात ही नहीं समझे। लोगों के घरों तक जो लाइन आ रही है वो डली हुई है। हम्म, कुछ मेन लाइनों में इश्यूज हैं जो इमीडिएटली सॉल्व हो सकते हैं, जिनके ऊपर अगर डिगिंग हो जाए, तरीके से काम हो जाए, लाइनों पे काम हो जाए, जो आउटडेटेड लाइन है उन पे काम हो जाए, तो मेरे ख्याल से 4-6 महीने का काम है। मैं टैंकर माफिया की कभी भी वकालत नहीं करूँगा कि भाई तो ये इसको 3,000 कब में आना होंगे? चाहिए, 1,000 में आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ साला फ्री में भी टैंकर आए तो टैंकर क्यों आ फैसल रहा भाई, है? तो बात वही है ना कि ये कब होंगे, क्योंकि ये जो इख्तियारात हैं वो तो पीपल्स पार्टी के पास भाई एक ही घर बनाने ये- जाते हो, सुनो मेरी बात, एक 6 आपने बोला 4-5 महीने का काम है। भाईजान मेरी बात सुनिए, आप एक घर बनाने जाते हो 120 गज का, मैं आपको पैसे देता हूँ, कितने अरसे में बनाओगे? कितने अरसे में बनाओगे? एक 120 गज का घर के लिए मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप कितने अरसे में 120 गज का घर बनाओगे? 6 महीने। 6 महीने। गुड। ये वो 120 गज का घर थोड़ी है मेरे भाई, ये पूरा कराची है। इसका आप रकबा देखें कितना है, ठीक है। जो टाइम इसको रिक्वायर्ड होगा उस टाइम में रिक्वायरमेंट में वो काम होगा। 3-4 साल 5 साल इन चीज़ों को लगेंगे। आज पाकिस्तान अगर ठीक होने की बात करता है तो मुझे आपको इसको टर्की तक पहुंचाने के लिए अगर सीधे तरीके से चले तो 20 से 25 साल रिक्वायर्ड होंगे। ये तो है, क्योंकि ठीक है हम ना? लोग शुरू से अपनी लेकिन बुनियाद हम से ही स्टार्ट लेके नहीं कर रहे चलेंगे। ना, हम अपनी बुनियाद से ही हम लेके रास्ता चलेंगे। लंबा देख के स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम रास्ता लंबा देख के अपना सफ़र स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि यार मुझे 20 साल लगेंगे आगे पहुंचने के लिए, मुझे 6 साल लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। हम अपना सफ़र ही स्टार्ट नहीं कर रहे, सिर्फ रास्ते का वो तयन नहीं हो पा रहा और टाइम लिमिट देख के। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को शऊर आएगा और ये रास्ता पाकिस्तानी शुरू अवाम को शऊर आ करेंगे। चुका है। शऊर आ चुका है, लेकिन वो जज्बा नहीं आ रहा कि कुछ शुरू किया जाए। सब सिर्फ फेसबुक के ऊपर ही जज्बा निकाल रहे हैं, ट्विटर के ऊपर निकाल रहे हैं, कोई अमली काम करने में अभी नहीं आ रहा।
तो 5-6 महीने और लगेंगे और ये आ जाएंगे अमली काम करने में भी, और इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान को अगले 20-25 साल में कहीं आगे जाता हुआ देखेंगे, नई क़यादत के साथ और नई फेसेस के साथ सियासत के अंदर भी। बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, आप हमारे पास आए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें थी। शुक्रिया। थैंक यू।